अपना चल रहा था क्वेश्चन नंबर 9 भैया। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में ए ऑप्शन आ गया था सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसकी वजह से मैंने तुमको फ्रिक्शन का माई बाप चार्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक में हाईएस्ट लिमिट लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक में रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दो सरफेसेस पे डिपेंड करता है। जिधर अपन स्लिप हो जाते हैं उधर म्यू की वैल्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो की तरफ चली जाती है। और जिधर बहुत खरड़ापना रहता है उधर फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो एक से ज्यादा हो जाए तो चीजें हिलती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसा पढ़ाया था अपन ने। और फिर नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ा, लिफ्ट ऊपर जाना लिफ्ट नीचे आना, ये वाले दो केसेस अपन ने करे। और भी बहुत केस आएंगे, अपने को आगे ध्यान रखने के हैं। अभी आगे चलते हैं। मैं कल तुम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऑब्जर्व हुआ कि लिफ्ट वाला एग्जाम्पल बहुत बच्चों को समझने में कठिनाई आ रही है। बहुत बच्चों को इस बात की समझने में कठिनाई आ रही है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके मैं एक दो अलग से प्रॉब्लम मैं अभी स्क्रीन पर ले रहा हूँ, तुम बच्चे बस ध्यान दोगे। तुम बच्चे सिर्फ और सिर्फ ध्यान दोगे। इधर देखो, छोटा छोटा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक बॉक्स था, ये तुम्हारे बचपन के खिलौने वाला बॉक्स था जो तुमने बहुत संभाल के रखा था। ठीक है, भांडे भांडे थे तुम्हारे उसमें, किचन किचन तुम खेलते थे वो। ठीक है, आणि एक दिन मालूम नहीं तुम चले गए कोटा, पढ़ने के लिए मुंबई चले गए तुम, 10वीं के बाद लासुर से बाहर चले गए। और तुम जब दिवाली की छुट्टी में 7 दिन की छुट्टी थी, तुम आए भैया वापस घर पे। और तुमने देखा कि दिवाली की रद्दी निकाल रही है और तुम्हारी मम्मी इस बक्से को जस्ट अभी घर से बाहर फेंकने वाली है। तुमने आते ही बोल दिया इस बक्से में क्या है, क्योंकि वो बक्सा तुमने बहुत बार देखे वाला था। मम्मी ने बोला कुछ नया से सामान है, तुमने देखा, होगा थोड़ा सा उगड़ के तुमने देखा कि तुम्हारे खिलौने हैं। मम्मी बोली इसको घर से बाहर फेंकने का है, तुमने बोला नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंक सकते। मम्मी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तुमने 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, ओवरऑल नेट फोर्स किसको कहते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं बच्चों, तो हमको रिजल्टेंट निकालते आना चाहिए। और रिजल्टेंट फोर्स क्या रहता है, नेट फोर्स क्या रहता है? नेट फोर्स रहता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, बस उनकी वेक्टर एडिशन, बस उनकी वेक्टर एडिशन। तो बच्चों, तुमने बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगाया, मैं अलग अलग बच्चों को पूछूंगा। विरांश, ठीक है, वेक्टर एडिशन जरूरी वर्क है विरांश। विरांश, बच्चे ने बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगाया? नहीं बेटा। प्रद्युम्न नहीं। विराज, बच्चे ने, अरे तू हंसते हंसते सीरियस कैसे हो जाता है? तू कुछ तो ये करे, हंसमुख रहे, नहीं तो एकदम हंस के कर धर लेंगे तेरे को। ठीक है, ठीक है। देख भैया, बच्चे ने बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगाया? नहीं बेटा। अथर्व, बच्चे ने बॉक्स पे कितना लगाया? वेरी गुड अथर्व। बच्चे ने फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय, ये 12 न्यूटन नहीं था, मैं सुनना ही चाह रहा था, -12 आई कैप। जबरदस्त। आणि अब तो सब बच्चे बोल देंगे फोर्स अप्लाइड एट मम्मी, कितना हो जाएगा वो? +10 आई कैप। तो बच्चों, अगर तुम्हें फोर्स, नेट फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स, तो तुम्हें बस क्या करना है, एफ बाय बॉय और एफ बाय मॉम का एडिशन कर देना है। तुमको -12 आई कैप में प्लस कर देना है +10 आई कैप। ये दोनों फोर्सेस के एडिशन कर दो, नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों? वो आ गया -2 आई कैप। ये आ गया तुम्हारा नेट फोर्स -2। माइनस क्या दर्शा रहा है, कौन सी? बस लेफ्ट वाली डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सिस वाली डायरेक्शन। सब बच्चों को बात समझ आई ना अच्छे से? नेट फोर्स निकालते आना चाहिए। व्यवस्थित आएगा क्या भैया? बहुत बार है ना, आड़े टेढ़े फोर्स लगते बॉक्स के ऊपर। जैसे कि मान लो ये कुछ तो भी था, अभी इसके ऊपर इधर से फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन का, उधर से फोर्स लगा रहे 8 न्यूटन का। थोड़ा मैं सेकंड एग्जांपल इजी ले रहा हूँ, ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड वाले में मैं ऑब्लिक चीजें लाऊंगा, टेढ़ी मेढ़ी चीजें लाऊंगा। ऊपर से फोर्स लगा रहे 4 न्यूटन का, नीचे से फोर्स लगा रहे 5 न्यूटन का। तो एक फोर्स जो है वेस्ट दिशा से लग रहा है, एक ईस्ट दिशा से लग रहा है, एक नॉर्थ दिशा से लग रहा है, एक साउथ दिशा से लग रहा है। तो नमन थोड़े जी, आप मुझे बताओ साउथ दिशा से कितना फोर्स लग रहा है? अपने को इस बॉक्स पे का क्या निकालना है बेटा? नेट फोर्स निकालने का है ना, नेट फोर्स, है ना? तो नमन थोड़े जी, आप मुझे बताओ नेट फोर्स, तो मैं साउथ दिशा से कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ आप मुझे, साउथ दिशा से। वेरी गुड बेटा, 5 जे कैप। ऑनलाइन बच्चों, आप में से कुछ बच्चों की शक्ल पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इधर ध्यान से सुनो। आप बच्चों ने स्कूल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पढ़ा है ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सब बच्चों ने पढ़ा है ना? अगर कोई फोर्स, अभी ऑनलाइन बच्चों फॉर द लास्ट टाइम ध्यान से सुन लेना, अगर कोई एक्स एक्सिस में लगे तो आई कैप, कोई निगेटिव एक्स एक्सिस के उल्टी को भेज उल्टे दिशा में लगे तो माइनस आई कैप, कोई बेटा ऊपर जाए वाई वाई एक्सिस में तो जे कैप, और कोई नीचे पाताल लोक में जाए तो माइनस का जे कैप। ये 5 न्यूटन का फोर्स जो दक्षिण दिशा से, साउथ डायरेक्शन से लग रहा है, साउथ डायरेक्शन से ये ऊपर की दिशा में लग रहा है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 जे कैप। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? भाषण समझ आए सब बच्चों को? रिद्धिमा जादव, नॉर्थ वाला फोर्स कितना है?
आवाज। हाँ आया था, लेकिन जोर से रखा करो, महिला समाज की सशक्तिकरण बनाओ थोड़ा सा। देखो -4 जे कैप। उसके बाद मेरी देश, वेस्ट से कितना फोर्स लग रहा? पक्का? 10 आई कैप। और वापस से नमन टोड़े, ईस्ट से कितना फोर्स लग रहा? -8 आई कैप। अब नमन टोड़े, आपको पता होगा अलजेब्रा में एक्स में एक्स ऐड होता, वाई में वाई ऐड होता। वैसे जे कैप में आपस में झगड़े चलते हैं, आई कैप में आपस में झगड़े चल रहे हैं, इन सबको अपने को ऐड करना है। 5 जे कैप -4 जे कैप कितना होगा नमन टोड़े? 5 - 4, 1, 1 जे कैप। और 10 - 8, 2 क्या? 2 आई कैप। नमन टोड़े और सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखो, अगर आपके जीवन में कोई वेक्टर आ जाए, कोई भी वेक्टर, वी मतलब वेलोसिटी नहीं, वी मतलब कोई भी वेक्टर आ जाए आपके जीवन में, जो कि रहे A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप। और बच्चों आपको खाली उस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, आपको खाली और खाली उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है उसकी। तो आपने क्या कर देना, रूट में वो I, J और K के जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना, A² + B² + C²। तो बच्चों अपने पास में नेट फोर्स है 1 जे कैप और 2 आई कैप। तो अगर मुझे सिर्फ नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, कीमत निकालनी है, कितना फोर्स ये बच्चा अपने जीवन में कितना प्रेशर सहन कर रहा है, संकल्प भैया के पटके, मम्मी के टॉन्ट, पापा की निराशा, स्कूल के टीचर की गालियाँ, ठीक है, ये बच्चा जीवन में कितना सहन कर रहा है, अगर अपने को निकालने का है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपन कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 रूट में फंस गया, √5 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। कोई अगर पूछे कौन से दिशा में लग रहा है, कौन से दिशा में, अभी 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 उस व्यक्ति ने क्या पूछा अपने को पहले, कि सिर्फ बताओ वैल्यू कितनी है फोर्स की। उसने क्या पूछा अपने को? वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी है। अब अगर वो नमूना अपने को पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा है, बताओ। डायरेक्शन, वो काला हटे वाला है ना। अगर कोई अपने को पूछ ले डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है, तो 10वीं में से कोई बच्चा बताओ डायरेक्शन कैसे निकलते हैं? सिर्फ डायरेक्शन पूछी, बेसिक सच्चा है क्या 10वीं? यूनिट वेक्टर, वेरी गुड संजू बाबू। सिर्फ डायरेक्शन पूछी तो यूनिट वेक्टर बताना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी तो यूनिट वेक्टर। भैया यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? देखो भैया, सब 9वीं के बच्चों ध्यान से सुन लो, कोई वेक्टर अगर A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप होगा, और बच्चों तुम्हें सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वेक्टर को जान दे, सिर्फ डायरेक्शन बता, डायरेक्शन, ये वेक्टर के टकले पे बाण है ना, ये बाण कौन सी दिशा में, ये बता। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी उसकी डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन ढूंढने के लिए, किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए, उस वेक्टर को हम डिवाइड कर देते हैं, अपॉन कर देते हैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, म्हणजे भैया। अभी ये थोड़ा शांति से समझना पड़ेगा बच्चों तुमको। देखो अभी अपन ने 2 मिनट पहले वैल्यू ऑफ फोर्स निकाली, क्या वैल्यू ऑफ फोर्स, वो रूट पाया है क्या, रूट पाया। तो हमको डायरेक्शन बताने के लिए जो वेक्टर था, ये काला काला बॉक्स ढूंढो, नेट फोर्स का काला काला बॉक्स मिला सब बच्चों को। नेट फोर्स कितना था? नेट फोर्स ये था ना, 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप। सापड़ा क्या? सापड़ा क्या सापड़ा? और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, √5। ये है वेक्टर की दिशा भैया, ये वेक्टर की दिशा, ये तो वेक्टर ही लग रहा भाई, इसमें I कैप J कैप सब आ रहा, लेकिन हाँ तो विश्वास करो, दिखने में ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वेक्टर की दिशा है। ठीक है, बात समझ लो तुम, ऐसा जहां पर आके तुम बच्चों को ऐसा कुछ है। तो अपना नेट फोर्स कितना है? अपना नेट फोर्स है √5 न्यूटन, कौन सी दिशा में? अपने वेक्टर की दिशा है 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप अपॉन √5। ठीक है, ये उसकी दिशा है, ये उसका धनुष्यबाण है, ये उसकी शिवसेना है, और ये रहा राज ठाकरे वैल्यू। बात समझ आई तुमको? युति हो गई युति। वेक्टर क्या रहता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? ये शायद ओवरडोज हो गया बहुत सारी चीजों का, कि नहीं? जहाँ पर है कि बहुत बच्चों को, ठीक है, समझ के अपने सम्मान के चलते तुमको समझ रहा है। तो देखो पहले मैंने तुम बच्चों को क्या नहीं लिखने का है, पहले मैं वो थोड़ा सा उड़ा था, पहले क्या लिखने का है वो उड़ा था, फिर बाद में मैं तुमको सब लिखा के देता। तो तुम बच्चों को अगर ये क्वेश्चन अपने बुक में छापने का होगा तो तुम ये जल्दी से छाप लो। जो तुमको अननेसेसरी चीजें, कष्टदायक चीजें नहीं लिखने की है, पहले मैं उनको उड़ा दे रहा, फिर बाद में वापस बताऊंगा मैं, तुम लिख लो अभी। देखो एक क्वेश्चन लिखा है प्यारा प्यारा, जिन बच्चों को I कैप J कैप समझ में नहीं आता है, उन बच्चों के लिए लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर में I कैप J कैप समझाया है। फिर एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बच्चे के ऊपर 4 जगह से टेंशन, माँ बाप का, भैया का, स्कूल का, दूसरे दोस्त ज्यादा मार्क ला रहे उसका,
सारी चीजों का टेंशन का एक क्वेश्चन दिया है, और बच्चे के ऊपर जिंदगी में नेट टेंशन कितना है ये उसको समझा जा रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स की वैल्यू 1 J कैप प्लस 2 I कैप आई, पहले इधर तक लिखो। फिर मैं लिखा था कि मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं, मैग्नीट्यूड लिखेंगे अपन। टेंशन नहीं लेने का भाई, सोफा सोफा चल रहा है, आराम से एकदम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा नहीं है, या बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन सब बैलेंस्ड है, तो वो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है कि नहीं होता है? गर्ल्स, नहीं होता है। मैं वापस से मैं पूछता हूँ, बॉयज गर्ल्स सब ध्यान से सुनो। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन सब फोर्स बैलेंस्ड है, तो क्या वो, क्या, नहीं वो मेरे को नहीं मालूम। तो कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, उस पे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो चुके हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होंगे तो वो ऑब्जेक्ट रुके वाला होगा कि चल रहा होगा? रुके वाला हो। दोनों भी हो या सकता है। अगर वो रुके वाला होगा तो रुके वाला ही रहेगा, और चल रहा होगा तो चलता ही रहेगा। और अगर चल रहा हो तो चलता ही रहेगा, लेकिन कैसे चल रहा होगा? स्ट्रेट लाइन, उसी दिशा में चल रहा होगा। ध्यान से सुनो, ये बहुत बेसिक बात है ना? बहुत सारे बच्चे रिवाइज नहीं करते घर पे जाके। ये हो गया, सबने लिख लिया नहीं वाला? हाँ, अभी आगे का लिख के दे रहा है, ये वाला लिखो। अगर कोई वेक्टर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप होगा ना, अरे नमूना इधर देखो, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, और उसको मैग्नीट्यूड तुमको ढूंढना होगा, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे अपन? रूट में A² प्लस B² प्लस C² करके। ठीक है, लिख लो पहले। मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे अब भी सीख लिखा मैंने वो। जल्दी से लिख लो, स्क्रीन पे जो नवा नवा दिखेंगे वो लिखते चलना, ध्यान देना स्क्रीन पे अच्छे से। अगर कोई वेक्टर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ढूंढते हैं। जेड एक्सिस, बताता हूँ मैं। अच्छा, एक वो क्वेश्चन का भी आंसर विस्तार में दे देता हूँ मैं। पहले मैं जितना लिखा रहा हूँ उतना एक बार लिख लेना। ये हो गया। फिर उसके बाद में हमने जो वेक्टर निकाला था, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इतना सब जगह से फोर्स लगा लगा के, हम उसका भी तो मैग्नीट्यूड निकाले। तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा ना, मतलब कितना आएगा रूट में? 5, √5। ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ कि किसी ने हमको पूछ लिया कि तुम्हारे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू वैल्यू ऑफ फोर्स। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। किसी ने अगर हमको ब्लू ब्लू कलर में, नीली नीली कलर में पूछ लिया वैल्यू ऑफ फोर्स बताओ, तुमने इस बॉक्स के ऊपर, इस बच्चे के ऊपर इतना टेंशन है, तो कुल मिला के इस बच्चे पे कितना टेंशन है जिंदगी में, ये बताओ। ठीक है, तो आश्चर्यजनक बात है कि डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते कि नॉर्थ से 4 न्यूटन, फिर ईस्ट से 8 न्यूटन, फिर साउथ से 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, 4 8 12, 12 5 13, नहीं 12 5 17, 17 10 27 न्यूटन नहीं आता है। स्केलर एडिशन नहीं होती, बस पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर दिया, ऐसे नहीं रहता। ठीक है? अगर तुम्हारे पापा तुमको ज्यादा तान देते तो भैया की तरफ से तान कम आएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा तुमको तान ज्यादा देते, डांटते, तो तुम खुद ही पढ़ाई करोगे, म्हणजे तुम्हारे ट्यूशन के पेपर में मार्क आएंगे, म्हणजे भैया की गालियां तुम ऑलरेडी कम खाओगे। जैसे सारे फोर्सेस की वेक्टर एडिशन होती है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी अगर स्कूल का रिजल्ट आने के बाद दूसरे बच्चों से कंपेयर करके तुमको टॉन्ट मारती है, तो स्कूल से तुमको ऑलरेडी प्रेशर कम आएगा, क्योंकि टॉन्ट खाने के बाद अगली जब स्कूल की एग्जाम होगी तो तुम्हारे मार्क बरोबर थोड़े से ज्यादा इंप्रूव हो ही जाएंगे, जिससे कि स्कूल वाले सर तुम पे थोड़ा कम सख्त, कम हार्श रहेंगे, सख्ती कम दिखाएंगे। बात समझे तुमको? तो स्केलर एडिशन नहीं होती है जिंदगी में, वेक्टर एडिशन चलती है जीवन में भी। ये सब ने वैल्यू ऑफ फोर्स लिख लिया ना। अब मान लो ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर में दूसरा पॉइंट अपने को कोई पूछ ले कि चलो ये तो बताओ भाई, अब फोर्स है, वेक्टर है, तो वेक्टर का वैल्यू तो तुमने बताया, लेकिन हमको वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन। क्या चाहिए? सिर्फ डायरेक्शन। तो अगर कोई वेक्टर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप है ना बच्चों,
तो वो वेक्टर के टकले पे जो लाल लाल डायरेक्शन होती है ना, वेक्टर के टकले पे जो लाल लाल कलर की डायरेक्शन होती है ना, सिर्फ डायरेक्शन ढूंढने के लिए। वो रेड रेड लाइट दिख रहा है कि तुमको, लाइट चमक रहा है वहाँ पे, वो देखो, रेड लाइट ग्रीन लाइट, रेड लाइट ग्रीन लाइट दिख रहा है तुमको। वो सिर्फ डायरेक्शन ढूंढने के लिए बच्चों, हमको उस वेक्टर को, वी वेक्टर को डिवाइड करना पड़ता है किससे, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। हमारा वेक्टर क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारा वेक्टर क्या था, हमारा को वेक्टर था 2i कैप प्लस 1j कैप। हमने हमारे वेक्टर की सिर्फ दिशा ढूंढने के लिए कि किस दिशा में हम मार रहे हैं, दिशा को बताते ऐसे तुम्हारे लिए हजम करना, क्योंकि तुम बच्चों को पहली बार जब जीवन में एंगल पढ़ाया जाता है 30 डिग्री 40 डिग्री, किसी फर्स्ट थर्ड फोर्थ के बच्चे को पूछो 40 डिग्री क्या है, 50 डिग्री, उसके दिमाग में नहीं बैठता क्या है। ठीक है। तो कोई केजी के बच्चे से पूछ लो ओवल पता है क्या, ओवल नहीं पता उसको, केजी के बच्चे से ओवल नहीं पता उसको। ठीक है। फर्स्ट प्रेप में आके उसको मालूम पड़ता है स्क्वायर रेक्टेंगल सारी शेप, लेयर होते हैं ना। तुमने बचपन में एंगल पढ़ा है, पहले अनकंफर्टेबल होगा, धीरे धीरे एंगल आ गया। कुछ बच्चों के साथ जिन्होंने एंगल तक ध्यान दिया लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट में ध्यान नहीं दिया, उनकी ज्योमेट्री झंडूबा में रहती, बेसिक एंगुलर ज्योमेट्री, एंगल चेंजिंग की झंडूबा में रहती है उन बच्चों की। तो वैसे ही आज बच्चों तुम एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रहती किसकी है, पहले तो डायरेक्शन रहती वेक्टर की। अब तो कोई वेक्टर की डायरेक्शन निकालते कैसे, पहले वो वेक्टर लिखते, काला काला लिखा ना, 2i कैप प्लस 1j कैप, और अपॉन में डिवाइड कर देते उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, √5 से। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, ये हो गई डायरेक्शन। तो ग्रीन पॉइंट और उधर कलर और काले वो लिखना, उनको ऊपर का लिख लो। ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जेड एक्सिस रहता क्या है, और मैं पुनः एक बार यूनिट वेक्टर समझा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ ऑल बैच। 10वीं के बच्चों को याद आ रहा होगा ना यूनिट वेक्टर, राम जी ने बाण मारा था तो बस वो दिशा दिखाने का, उतनी दिशा में मैग्नीट्यूड 1 वाला वेक्टर। ये बिल्कुल ऐसा चोमू है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5, तो उसी थीटा के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, 4/5। और एक आइडेंटिटी है जो कहती है साइंस का, साइन थीटा का स्क्वायर कर दो और कॉस थीटा होल वैल्यू का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो तो बनाएगा। भाई आएगा ही ना। जब साइन थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब तुम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर रहे हो और उसको ऐड कर रहे हो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में, तो बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही है तो दो बार नहीं लिख के अपन एक ही बार हाइट का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नीचे लिखेंगे। और ऊपर बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर होगा, और बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहता है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 इज बनने वाला है ना। ये कॉमन सेंस है, आइडेंटिटी सिर्फ कॉमन सेंस। तो किसी वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ढूंढने के लिए जब हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम 2i कैप प्लस 1j कैप को उसी के √5 से डिवाइड कर देते हैं। ये एक नया वेक्टर है, ये वेक्टर है 2/√5 i कैप प्लस 1/√5 j कैप। जैसे मान लो बच्चों तुम्हारे पास एक p(x) था, 9th के बच्चों, तुम्हारे लिए इंसानी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल था। अगर तुमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड बाय 3 कर दिया बच्चों, ठीक है, इफ इफ p(x) तुमने डिवाइड कर दिया 3 से, और तुमको एक नया पॉलिनोमियल मिल गया g(x), तो g(x) क्या हो जाएगा, g(x) कैसे निकालोगे तुम, ये देखो तुम्हारा सपना, 3x² प्लस 5x प्लस 6 को तुमको क्या करना है, डिवाइड बाय 3 करना है ना, तो हो जाएगा x² प्लस 5/3x प्लस 2। झापक तुमको 3/3 1 बन जाएगा ना, 1x², और 6/3 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ना, 2। झाप रहा है सब बच्चों को, 9वीं के बच्चों। तो हम बस एक वेक्टर को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं। अब हो क्या जाता है देखना, लिखो मत ये सब। अब हो क्या जाता है देखो, शांति से सुनो, शांति से सुनो, ऑनलाइन बच्चों लिखने पे नहीं, सुनने में ध्यान दो। अभी हो क्या जाता है, जस्ट अभी अभी हमने 2 मिनट पहले एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, हमने 2i कैप प्लस 1j कैप को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। और फिर ये जो डिनोमिनेटर था √5, हमने इसको अलग अलग दे दिया, आई कैप को अलग √5 दिया और j कैप को अलग √5 दिया। तो ये खुद ही एक वेक्टर बन गया ना। अब ये वापस से ai कैप प्लस bj कैप बन गया ना। तो अब इस नए वेक्टर का, अब ये न्यू वेक्टर है, इस न्यू वेक्टर को मैं लिखता हूँ समझो यू वेक्टर। और ये यू वेक्टर कैसे आया है, पुराना वेक्टर अपन उसी का मैग्नीट्यूड करके आया है ना ये। अब पुराना वेक्टर क्या था, पुराना वेक्टर था बच्चों ध्यान देना, पुराना वेक्टर था ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, और तुमने जस्ट उसको डिवाइड किया उसी के मैग्नीट्यूड से, √k² प्लस b² प्लस c² से।
मतलब तुम्हारे पास एक न्यू कलर न्यू वेक्टर आया है, वो न्यू वेक्टर है ए अपॉन रूट में, डिनोमिनेटर अलग अलग दे सबको, दे सकते हैं ना सबको अलग अलग डिनोमिनेटर, दिस आई कैप प्लस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जे कैप। अगर कोई बच्चा मेरी बात फॉलो नहीं कर पा रहा है तो इधर देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है बच्चों, अपॉन में थ्री है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन थ्री प्लस जेड अपॉन थ्री, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? बरोबर ना? तो मेरे पास में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो ये जो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म्स में एडिशन चल रहा है, मतलब वो तीन अलग अलग टर्म्स है, मतलब न्यूमरेटर जो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक ट्राइनोमियल है। आठवीं में पढ़ा था बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल याद है, ये एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल के नीचे एक ही डिनोमिनेटर है, तो वो एक ही डिनोमिनेटर में तीनों में बांट सकता हूँ ना, तीनों को अलग अलग मिलेगा ना। प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। भाषण समझ आया क्या? अब ये एक नया वेक्टर हो गया तुम्हारे पास में, ये यू वेक्टर हो गया। इस यू वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, जेड कंपोनेंट ये है। अब इसका, इस यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते टाइम, जब मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर निकालोगे ना बच्चों, तो तुम क्या करोगे, रूट में पहले आई कैप वाले का स्क्वायर, मतलब ए अपॉन रूट में ब्ला 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 का स्क्वायर, प्लस बी अपॉन रूट में ब्ला 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 का स्क्वायर, प्लस सी अपॉन रूट में ब्ला 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 का स्क्वायर। तो तुम्हारा क्या बनेगा, रूट के अंदर तुम्हारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एक ही था ना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर और रूट कट होगा, और ऊपर न्यूमरेटर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। देखो ये रिकॉर्डिंग अगर तुम्हें बहुत फास्ट लगा तो तुम ये रिकॉर्डिंग वापस से सुनना, मेरा काम था एक बार बताना, मैंने पहले बताया है इसलिए मैंने इस बार थोड़ा फास्ट में बताया। और अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि भैया जे कैप क्या होता है, जे कैप। तो सब बच्चे ध्यान से सुनना, आप सबने डोरेमोन देखा होगा बचपन में, तो डोरेमोन में जो अपना चोमू नोबिता है उसको बेसबॉल में होम रन मारते नहीं आता है, लेकिन वो सब बच्चा पार्टी जो है उनके नदी के पास में एक ग्राउंड पे खेलने को जाते हैं, नीचे पायरे उतर के, याद है ना, रास्ते से हिरवा हिरवा टेकड़ नीचे पायरे उतर के वहां पे उनकी मैच चल रही होती है हर बार डोरेमोन के हर एपिसोड में। एक बार तो बेसबॉल का ग्राउंड आई जाता, नहीं तो फिर वो पाइप आ जाते जिधर नोबी जियान जो है नोबिता को धोते रहता निस्ता। ठीक है, ये टर्फ है बेटा, टर्फ, ये वो ग्राउंड है। ये देखो, यहाँ पे बैट्समैन खड़ा रहता है, यहाँ पे बॉलर खड़ा रहता है, और बैट्समैन को होम रन कंप्लीट करने के लिए ऐसा भाग भाग के वापस पहुंचना पड़ता है, ऐसा रहता है ना उनमें रन। अपन में क्रिकेट में कैसे एक स्टंप से दो स्टंप में रन भागने पड़ते हैं, उनमें ऐसा रहता पूरा भाग के आना पड़ता है, कुछ तो रहता है अलग ही सिस्टम। तो अभी इधर बॉलर ने जो है यहाँ से बॉल डाला, बॉल फुल स्पीड से इस दिशा में गया, और बैट्समैन ने, जिसके हाथ में बेसबॉल था, जिसके हाथ में वो जो भी बेसबॉल का बैट था, उसने सपकन दिशी हिट किया, और बॉल जो है ऐसी दिशा में चले गया, इस दिशा में चले गया। नहीं उसमें मजा नहीं आ रहा, बॉल जो है इस दिशा में आ गया और आके इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे टकराया। तो नहीं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा, कैसे ड्रॉ करूँ मैं, ये ड्रॉ करना ही बड़ा पेचीदा है। कि ये जो स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, ये स्क्वायर देखो, इस स्क्वायर के ऊपर ए बी सी डी के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर का पिंपल आ गया बेटा, फोड़ा, और उस ग्रीन ग्रीन फोड़े को तुम ओरिजिन से ज्वाइन करो। अब समझ आए तुमको एक वेक्टर, बात समझ आ रही क्या? अगर इस ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट को ना बच्चों हम स्टडी करें, तो हमें मालूम पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा हमको सरकना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे जरा सा हमको ऊपर आना पड़ेगा, और फिर जेड एक्सिस में हमको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, तब हम इस ग्रीन डॉट पर पहुंचेंगे। बात समझ आ रही है? पीछे का काला काला कलर समझ आ रहा है क्या तुमको? देखो, ये वेक्टर जो है ऐसे निकाला मैंने, और इस ये ग्रीन डॉट, इस पोजीशन इस घाने इस ग्रीन डॉट की, और रहता है पुड़ पे, तो नहीं रही तो लिख, ये नीचे का लाल लाल सब मैटिंग निकालने दो, एक मिनट। ये ग्रीन डॉट का पोजीशन है ना, वो बैट्समैन ने मार के सपक्कन इधर तक लाया, यहाँ पे वो बॉल लटके वाला है। अब ध्यान से देखना, इस बॉल की साउली है ना, इस बॉल की साउली जमीन पर, इस बॉल की साउली जमीन पर यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर जमीन पर, इसलिए वो शेडो। तो अब इस ग्रीन ग्रीन कलर के बॉल तक कैसे पहुंचेंगे पता है? हमें एक्स एक्सिस पे थोड़े से पाउल चलने पड़ेंगे, पैदल चलना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस में हमें थोड़ा सा उठना पड़ेगा, और जेड एक्सिस में हमको हमारे कदम वापस बढ़ाते 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 इस, समझो ग्रीन के लोकेशन तक हम आएंगे। तो मैं अगर थोड़ा सिंगल लाइन से बताऊं बच्चों, हम एक्स एक्सिस में थोड़ा ऐसे आएंगे,
बच्चों हम वाई एक्सिस में थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस तो यही रहता है ना, और वाई एक्सिस तो यही रहता है ना, तुम बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस ये रहता है और वाई एक्सिस ऐसे रहता है। अब बच्चों जो ये रेड रेड कलर का है ना, देखो ये बाहर आने वाला, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। बात समझ आ रही जिनल भाई? अरे भाई साइड लो भाई, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो जिनल भाई अब ब्लैक कलर पे ध्यान देना आप। पहले हम एक्स एक्सिस में आए, ए आई कैप, फिर हम वाई एक्सिस में उठे, बी जे कैप, और फिर हम जेड एक्सिस में ऐसे हवा में चल के आए, हवा में। यहाँ पे, यहाँ पे हमने बैम्बू कॉप्टर नीचे लगा लिया था और फिर ऐसे उड़ के आया। ये समझ आ रहा है कि पहले ऐसे फिर बाहर आना पड़ रहा है हमको, बाहर। 3D है ये, 3D। 2D ड्राइंग नहीं है, ये 3D है, ताकि हम उधर से इधर तक पहुंच सके। ठीक है, या ऐसा कुछ है जीनत भाई। बात समझ आ रही सब बच्चों को? या तुम बच्चों को अगर ये ग्रीन पॉइंट में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मेरे पास थोड़ा और एक क्लियर डायग्राम है। ग्रीन पॉइंट के बजाय जो कि इस क्यूबर्ड के बीच में फंसा हुआ है, क्यों ना मैं गच्ची पे ही पॉइंट ले लूं। उसने ऐसा सिक्सर मारा कि जो डायरेक्ट तप्पड़ कन गच्ची पे आया। तो अब तुम देखना, ब्लैक ब्लैक कलर का एक वेक्टर है बच्चों। रेड कलर में मुझे एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा, और रेड कलर में मुझे वाई एक्सिस में टॉप तक आना पड़ेगा, और जेड एक्सिस पे फिर मेरे को ऐसा बाहर आना पड़ेगा। अब समझ आएगा तुमको? उस बॉल तक आना है तो, वो तुम फोन में सांप का गेम खेलते हो ना, वो बॉल खाने वाला है ना, वो दाना खाने वाला, तो हमेशा उसमें ऐसे राइट एंगल पे ही टर्न ले सकते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ही टर्न ले सकते हैं ना कीपैड वाले फोन में। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस में भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई क्या? एक्स एक्सिस में हम यहाँ तक आए, वाई एक्सिस में हम यहाँ तक आए, और जेड एक्सिस में हम यहाँ तक आए। और बच्चों क्या तुम समझ पा रहे हो कि ओरिजिन 0,0,0 भैया, तीन तीन जीरो, हाँ, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का और एक जेड एक्सिस का, 0,0,0 से हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जिसके कोऑर्डिनेट है A, B, C। तो 0,0,0 से A, B, C तक पहुंचने वाला ये जो काला काला वेक्टर है ना, इस काले काले वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? काले काले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर। A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप। ऐसे भैया, कैप कैप क्या बोलते हो? कैप कैप मतलब डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन को, जैसे डिग्री डिग्री, एंगल एंगल, वैसे कैप कैप डायरेक्शन डायरेक्शन, आ गया एक नया वर्ड। और भैया फिर वो यूनिट वेक्टर क्या रहता है? यूनिट वेक्टर, अगर ये काला काला जो वेक्टर है, काला काला वेक्टर, इस काले काले वेक्टर को ही हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो इस काले वेक्टर का छोटा बच्चा जब पैदा हो जाता है, तुमने वो ये देखा है हाइड्रा? हाइड्रा का छोटा बच्चा उसके शरीर पे आता है, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है, और फिर डिटैच हो जाता है। बात समझ आ रही है क्या? तो किसी पोजीशन वेक्टर का, अब ये काला काला वेक्टर एक सर्टन दिशा में है। बच्चों देखो, अभी जियान बैटिंग कर रहा था, जियान ने ये काला काला वेक्टर बनाया। ठीक है, कि जियान ने जिस दिशा में बॉल मार दिया, उसकी वजह से वो काला वेक्टर बन गया आसमान में। फिर जियान की बैटिंग हो गई, अब समझो सुनियो आ गया बैटिंग को, और सुनियो ने बैटिंग करते करते ऑरेंज दिशा में, सपक्कन दिशा इधर बॉल मार दिया। तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर हो गए क्या? काला वेक्टर और ऑरेंज वेक्टर। काला और ऑरेंज दोनों दोनों अलग वेक्टर हो गए क्या? अगर हम, और मान लो सुनियो का भी बॉल गच्चे तक गया, ऑरेंज वाले डॉट पे बर क्या, लेकिन उसका वाला ये था, उसका था MI कैप प्लस NJ कैप, MNO क्या आता है, ABCD OK कैप, MNO। हाँ, सुनियो का ऑरेंज। अब ये ऑरेंज वाला वेक्टर सुनियो का है, ध्यान से सुनना बच्चों। अब अगर मैं इन दो वेक्टर्स को, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे ऑफलाइन सारे ऑनलाइन ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लिखने को तुमको बहुत टाइम मिलेगा। ये ब्लैक वेक्टर और ऑरेंज वेक्टर का हमको नन्ना नन्ना बच्चा निकालना है। और कोई भी बाप क्या चाहता है? उसका बच्चा बिगड़ जाए, कि उसका बच्चा उससे भी बेहतर, उसी उनके ही जैसे दिशा में चले। ठीक है, वैसे ही दिशा में अच्छे अच्छा इंसान बने। कोई भी बाप यही चाहता है ना, खुद की औलाद अच्छा इंसान बने। तो एक काला था और ये नारंगी था, ये दो समझो वेक्टर्स थे। अब जियान और सुनियो समझो अलग अलग टीम में थे। तो जियान ने ऐसा एक शॉट मारा, और बाद में सुनियो आया अपोजिट टीम का एक, और मैच ऐसी चल रही थी कि पहले एक टीम का एक प्लेयर आके खींचेगा शॉट, फिर दूसरे टीम का एक प्लेयर आके खींचेगा शॉट, फिर पहले टीम का प्लेयर आके खींचेगा शॉट, फिर दूसरे टीम का प्लेयर आके मारेगा शॉट। समझ रहे हैं तुमको? ऐसे चल रहा था। अब जियान ने काला मारा और ये सुनियो ने ऑरेंज मारा। अब जियान की टीम से अगला पोट्टा आया, और जियान ने उसको धमकी देके रखी थी कि भैया मैंने जैसा मारा ना, तू सेम टू सेम वैसा मार, तूने इधर उधर मारा और अपने को रन नहीं मिला, तेरे को बहुत मारूंगा मैं। अंजियान की टीम का वो सेकंड प्लेयर था नोबिता। ठीक है, नोबिता से अभ्यास भी नहीं होता था, खेलकूद भी नहीं होता था। नोबिता को सिर्फ बुलेट मारती आती थी, गोलियां। मालूम है तुमको? नोबिता की पिस्टल शूटिंग एकदम खतरी है। और ये पिस्टल शूटिंग कंपटीशन था आज नहीं, बेसबॉल था।
तो भैया बॉलिंग पे आने वाला था नोबिता का एकदम जानी मानी दुश्मन, देखी सुगी, भावना भोसले। ठीक है। यानी नोबिता ने, जियान ने जैसा बताया था उसके पद चिन्हों पर चलते हुए, जियान का पूर्ण मार्गदर्शन फॉलो करते हुए इतने जोर से शॉट खींचा, पर नोबिता का जो बान था, नोबिता ने जिस दिशा में बॉल मारा, वो उसी दिशा में गया, पिंक पिंक दिशा में गया जिधर काला काला जियान का बान गया था। लेकिन नोबिता का जो बॉल है वो सिर्फ 1 मीटर दूर तक जा पाए। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर कोई वेक्टर जो बहुत बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट होगा, उसका यूनिट वेक्टर वो कहलाता है जो उसी वेक्टर की दिशा में है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक है। तो अगर हम काले काले वेक्टर को, काला काला जियान का वेक्टर है मान लो, उस काले काले वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है नोबिता का वेक्टर, यूनिट वेक्टर। भाषण समझ आया तुम? और फिर अगली टीम में सुनियो की तरफ से आया भैया देखी सुगी। सुनियो की तरफ से कौन आया? देखी सुगी। और देखी सुगी ने जो है, ऑरेंज वाला सुनियो ने मारा था ना, देखी सुगी ऐसा था अभ्यास में भी होशियार, खेलकूद में भी होशियार। उसने सुनियो की ही दिशा में, सुनियो ने उसको बोला था भाई अपने ग्रंथ चाहिए, मैंने जैसे करा, मैं कैप्टन है बरोबर सुन मेरा, वैसे चीज में तुम बरोबर वही एंगल पे मारा। देखी सुगी ने वही एंगल पे मारा लेकिन उसका शॉट और दूर तक गया, ग्रीन वेक्टर। तो अगर हमको ऑरेंज की ही दिशा में, ऑरेंज वेक्टर की ही दिशा में, सुनियो वेक्टर की ही दिशा में, सुनियो वेक्टर नहीं, सुनियो वेक्टर की ही दिशा में, तुम बच्चों को समझता है ये सुनियो, एक मिनट, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भाषण लिख रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान देना। ये सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सब बच्चे अतिशय ध्यान से सुनेंगे। ये जो मैंने लिखा एस एरो, ये है सुनियो वेक्टर। ये जो मैंने लिखा एस एरो को बार मॉड्यूलस, ये है सुनियो वेक्टर का वैल्यू या मैग्नीट्यूड। और मैंने अगर ऐसा लिखा ना बच्चों, एस कैप, ये है सुनियो वेक्टर की डायरेक्शन, सुनियो वेक्टर की डायरेक्शन। सुनियो वेक्टर की डायरेक्शन को ही हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर बच्चों। सुनियो वेक्टर की डायरेक्शन एस कैप, अरे यार ये पेन ही बहुत चलता है। तो ये सुनियो वेक्टर जो है, सुनियो वेक्टर की जो डायरेक्शन है एस और ट्रायंगल एस कैप, पेन की, सुनियो वेक्टर जो है, अरे मेरे को एक मिनट, पेन वाला फीचर बदलना पड़ता है, तुमको नहीं दिखता इधर, आप ले लो जिस। तो ये सुनियो वेक्टर जो है, सुनियो वेक्टर, अगर मेरे को इस सुनियो वेक्टर की ही दिशा में जाना है, मेरे को सिर्फ सुनियो वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन एस कैप, उसके लिए मुझे सुनियो वेक्टर अपॉन सुनियो वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना पड़ता है। इज दिस अंडरस्टूड? और देखी सुगी को क्या बोला गया है? सुनियो के जितना ही शॉर्ट मार कि सुनियो की दिशा में शॉर्ट मार, सुनियो की दिशा में शॉर्ट मार। तो देखी सुगी कितना भी लंबा शॉट खींच सकता है ना, और उसकी जितनी ताकत है और उतने रफ से खींचेंगे, और रफ कंडीशन, ठीक है, उसको तो और छप्पर फाड़ के उसको सिक्सर के, उसको स्टेडियम के बाहर बॉल भेजने का है, लेकिन सुनियो की ही दिशा को मारना है। तो देखी सुगी का खुद का अपना एक वेक्टर होगा, लेकिन उसकी सिर्फ वैल्यू होगी, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, जो सुनियो की डायरेक्शन थी। ये है देखी सुगी का वेक्टर। समझ आया क्या? देखी सुगी का वेक्टर डार्क ग्रीन कलर का कौन है? देखी सुगी का वेक्टर कौन है? देखी सुगी का वेक्टर वो है जिसमें रेड रेड कलर की देखी सुगी के वेक्टर की सिर्फ वैल्यू आती है, लेकिन डायरेक्शन किसकी छुपी हुई है? जिसमें सुनियो वेक्टर की डायरेक्शन छुपी हुई है। क्या ऐसा गणित लिखना, ऐसा फिजिक्स लिखना तुम बच्चों के पल्ले पड़ रहा है थोड़ा? ठीक है। ये है कुछ एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में बातें, ये है कुछ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वगैरह के बारे में बातें। अगर आप बच्चे लिखना चाहते हो कुछ भाषण, तो मैं 3 मिनट तक, 4 मिनट तक शांत पड़ा रहूंगा, लिख सकते हैं। समझ आना बहुत जरूरी। श्लोक भी पूछने भाई इसमें। तो भी तेरे को बातें करनी तो खुल के बातें कर, और पूरा तो लिखो, जिसको लिखना है फटाफट लिखो। किसी को कोई भी प्रश्न आ रहा हो मन में, इधर भी अटक गए हो समझना, अवश्य पूछो। मेरे पास हर चीज का सिंपलर एक्सप्लेनेशन है। या तुमने पूछा इसलिए मैं मन में कोई एग्जांपल बना के व्यवस्थित बताऊंगा। तुम्हारा क्लियर होना बहुत जरूरी है, समझ आना बहुत जरूरी है।
हाँ यूनिट वेक्टर है ना पलक दीदी, उसका वैल्यू वन है। देखो ये एस के ऊपर ऐसा टक एस कैप आया तो यूनिट वेक्टर है ना। अगर मैंने इसको दो डंडी लगा दी मतलब यूनिट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा, वन। समझा क्या। लेकिन अगर मैंने सिर्फ उसको ऐसा लगा, डंडी नहीं लगाई, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस नहीं लगाया, तो वो एक फिर भी एक वेक्टर ही है ना। ठीक है, फिर तो एक वेक्टर ही है ना। भैया वो आपने जो ग्रीन बॉक्स में लिखा वो समझ में नहीं आया। जो डेकिसुकी के बारे में लिखा वो क्या, डेकिसुकी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाँ। इनटू सुनी वेक्टर की दिशा इज इक्वल टू डेकिसुकी वेक्टर। ठीक है, वो लास्ट में एक बार बताता हूँ। कैमरा ऑन करो, रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद बंद मत करना। सगळेजण लिहित राहा व्यवस्थित. आळस करू नका प्लीज, कंटाळा करू नका, उठा झोपेतून उठा. वीडियो से सो, क्योंकि वो बहुत लल्लू लेवल का है पूरी वीडियो, सारे के सारे वीडियोस. तुमको अच्छे लग रहे हैं क्या वो क्वेश्चन, बहुत लल्लू लेवल के हैं. वो 28 वीडियो होने के बाद जो वर्कशीट में दूंगा ना उसमें फट जाएंगी तुम्हारी. धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना, मास्टरी जो ऐसा मिला मेरे को जो एकदम गाउठी भाषा में बच्चों को समझा सके. कंपोजिट फंक्शन व्यवस्थित समझाता हूँ मैं, जैसे समझो रूट में देख, जब मैं आया था रूट कॉट स्क्वायर एक्स है तो पहले रूट का होगा, फिर कॉट कॉट एक्स का होगा, फिर कॉट स्क्वायर का होगा. हाँ पहले पर पहले पहले समझा है ना, पर तुम्हारे दिमाग में बैठा ना फिर कैसा करना है. यूट्यूब पे वो वैसा चेक मिला, बाकी सब टेक्निकल में समझा देंगे. कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बस करने का, तो वो सब समझ नहीं आता फिर, ऐसे गाउटी मास्टर हो. कैप और एरो में फर्क है, एरो वेक्टर रहता है, कैप बस यूनिट वेक्टर रहता है, दोनों वेक्टर रहते हैं. लेकिन कैप आया तो उसका मैग्नीट्यूड वन रहता है, वो सिर्फ दिशा दिखाता है. वो मैथमेटिक्स है कृष्णा. ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एक वेक्टर था कृष्णा. इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करा, म्हणजे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करा. अब ये खुद एक वेक्टर है बेटा. अब तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने को जाएगा, अब मेरे को नया बोर्ड लगेगा. ये सेम क्वेश्चन मेरे को ये बोर्ड मिटाने के बाद बोलो. अभी गलती से पूरा क्लियर करने वाला था. फिजिक्सच्या पेपरमध्ये युनिट मेजरमेंट वेक्टर मोशन न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन वर्क पावर सर्कुलर तक आने वाला है. कल मैंने तुमको वो भी डाला ना, रैंकर एनटीएससी 9 10. डायमेन्शन नाही, युनिट मेजरमेंट. 1 मीटर म्हणजे 1 किलो म्हणजे तितका ग्राम, किलोमीटर पर आवर म्हणजे इतकं मीटर पर सेकंड, तसं डायमेन्शन नाही. इतका न्यूटन म्हणजे तितका जूल. रटने का कुछ नहीं रहता, तुमको आना कितना हो ना बस. 1 मीटर म्हणजे कितना सेंटीमीटर, होता आने को ना 100. 1 किलोग्राम म्हणजे 1000 ग्राम. आणि 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड, 1 घंटा म्हणजे 60 मिनिट. और इसके अलावा बस एक चीज मालूम रहने को ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे 1 मिलीलीटर रहता है. इससे बाकी सारे डेरिवेशन निकाल सकते हैं अपन. म्हणजे 1 जूल म्हणजे 10 की पावर 7 अर्ग, ये भी इससे आ जाता है. 1 न्यूटन म्हणजे 10 की पावर 5 9, ये भी इससे आ जाता है. ये चार चीजें मालूम रहने चाहिए. 1 किलो म्हणजे 1000 ग्राम,
एक मिनिट म्हणजे 60 सेकंड, एक घंटा म्हणजे 60 मिनिट, 3600 सेकंड, एक मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे 1 मिलीमीटर। बताया था ना अभी, जैसे किलोमीटर पर आवर का तोड़ा था ना मैंने 5/18 बताने के लिए, न्यूटन का बता देता। वो उसमें तो बड़ा डायमेंशन। हाँ, कौन थी वो पाठशाला, साइंस विद फन चैनल जो है, आशु आशु सर, बता दे। ये पहले पहले एक दीदी को क्वेश्चन है कि ग्रीन वाला बॉक्स जो है डेकी सुगी वाला, ये नहीं समझा, तो डेकी सुगी वाला मैं बॉक्स समझा रहा। ये उड़ा दूं क्या पहले, ये उड़ा दूं क्या पहले सब बाकी का। बच्चों लिख लिया, कोई लिख रहा है हैंड रेस करो, रुक रहा हूँ मैं। यार ये ऑनलाइन वाले सॉरी यार, चलो बाय बाय। नहीं, ये अभी कैमरा जिन्होंने ऑन भी कर लिया उनको भी उड़ा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बंदिश था ना तुम्हारा, क्योंकि वो एक बच्चे को उड़ा दिया मैंने, है ना। अब तुमने कैमरा ऑन भी कर लिया तो क्या तुमको उड़ाना पड़ेगा, क्यों सार्थक वो। सॉरी यार सार्थक भाई, बाय बाय। का बार उन्नति थी, रिकॉर्डिंग कर लेना। दिव्या गई, उन्नति गई, सार्थक गया, अनुभव कौन था, आर्य, 4 जन गए। बाकी बस काय कान कंफर्टेबल सारा जी। शैतान है क्या, शिंगा निकल रहे क्या इनकी? नहीं नहीं। चलो अब सब बच्चे देखो, ये डेकी सुगी वाला बता रहा मैं। मैं सबसे गाउट एग्जांपल मेरे हिसाब से ले सकता, अगर मेरे को आरएसएस के लोगों को समझाना रहता था कि डेकी सुगी वेक्टर, बोले तो डेकी सुगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सुनियों की डायरेक्शन, तो मैं उनको समझाता था, आरएसएस वालों को मैं समझाता था कि देखो भैया, अपने को लासुर स्टेशन से मूल्य साफ करने के, लासुर स्टेशन, लासुर स्टेशन के लिए एल, मुल्ला साफ करो प्रकल्प के लिए एरो, लासुर स्टेशन मुल्ला साफ करो प्रकल्प प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, लासुर स्टेशन से मूल्य भागाओ प्रकल्प शुरू करना था, प्रोजेक्ट शुरू करना था। इसके लिए संघ वालों ने बोला कि अपने को क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि देखो भाई, योगी आदित्यनाथ जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जिस दिशा में, हमको उसी दिशा में काम करना चाहिए, तो हमको मूल्य काट देने चाहिए। संघ वाले बोले कि भाई भाई भाई, योगी जी मूल्य नहीं काटते, वो सिर्फ जेसीबी तक चलाते। तो मैंने बोला हमको योगी जी के दिशा में चलना है, लेकिन हमको योगी जी जितना ही काम नहीं करना है। हम लासुर के लोग हैं, हम लासुर के लोग लासुर के लिए अलग रणनीति तय कर सकते हैं, लेकिन हमको योगी जी जैसे दिशा में चलना है, मूल्यों पे कठिन कठोर रहने का है हमको एकदम। बात समझ आ रही तुमको? हम लासुर के लिए मुल्ला भगाओ प्रकल्प कर रहे हैं ना, तो लासुर की जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति से हम हमारी जितना करेंगे। सुनियो ने बॉल स्टेडियम के छत तक मारा और वापस नीचे गिर गया, ऑडियंस के हाथ में आ गया। तो डेकी सुगी भी, डेकी सुगी में अगर ज्यादा पोटेंशियल है, डेकी सुगी अगर योगी जी से भी ज्यादा, सुनियो से भी ज्यादा मूल्य भगा सकता है, तो वो कम क्यों रहेगा, वो स्टेडियम के बाहर बॉल मारेगा। तो डेकी सुगी का जो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड से बनता है और डायरेक्शन से बनता है। डेगी सुगी ने अपने गुरुजी सुनियो की डायरेक्शन ली, उनका मार्गदर्शन लिया, उनके दिशा में वो चला, उस दिशा में उसने काम किया, सुनियो की दिशा में। लेकिन मैग्नीट्यूड तो हालांकि उसने अपना खुद का दिया ना, जोर तो अपने उसका खुद का लगाया। ठीक है, योगी जी ने बोला था पाकिस्तानी मुक्त भारत, डेगी सुगी बोला पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुक्त भारत, उसने अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बांग्लादेशी भगा दिया। बात समझ आ रही है तुमको? ये सबसे गाउटी भाषा में समझा सकता तुमको कि डेकिसुगी का जो वेक्टर है, डी वेक्टर, डेकिसुगी का जो वेक्टर है, लास्ट में पिंक सर्कल में समझा रहा हूँ। डेकिसुगी का जो वेक्टर है, डी वेक्टर, कोई भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दिशा होती है, डेकिसुगी के वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो डेकिसुगी ने खुद ठहराया है। ठीक है, मोदी जी ने एक दिशा दी है, योगी जी उसी दिशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी मोदी जी से भी ज्यादा आगे जा सकते हैं उसी दिशा में जो मोदी जी ने बताई है। डेकी सुगी होम रन मार सकता है, दिशा वही रहेगी जो सुनियो ने बताई थी। दिशा उसने सुनियो से ली है, योगी जी ने अपना कट्टरपना भले ही खुद से लिया होगा, लेकिन कट्टरपने के साथ विकास भी करना ही उन्होंने मोदी जी से सीखा है, उन्होंने अपना विजन मोदी जी के साथ अलाइन किया है। मोदी जी की गति स्लो होगी, योगी जी की ज्यादा होगी, इतना ही है। ठीक है, डेकी सुगी ने दिशा जरूर सुनियो से ली है, लेकिन मैग्नीट्यूड, बॉल कितने दूर तक मारना है ये वो खुद तय करेगा, लेकिन किस दिशा में मारना है ये वो सुनियो वाली दिशा लेगा। बात समझ आई सब बच्चों को? ये सबसे सिंपलेस्ट भाषा में मैं तुमको समझ पाएगा, समझा पाऊँ। दीदी आपको समझा? श्रेया था इस बार समझा? हाँ, हाँ समझा। पेन से मत खेला करो जी, समझाते टाइम आप स्क्रीन पे देखा करो जी, बहुत जरूरी ऑडियो विजुअल। ठीक है। वैसे ऑनलाइन बच्चों, तुमको एक बात का, मैं वैसे हर बार बच्चों को गाइडेंस भरते रहता हूँ कम पढ़ाई करने के लिए।
और एक बात का अभिनंदन, क्योंकि तुम इतना 3-4 महीने बाद होने के बाद भी तुम टिके वाले हो। कोई कैसे ही मेरे को बर्दाश्त कर सकता है भैया। ये ऑफलाइन वालों की तो मजबूरी है, हमारे गाँव में दूसरा ऑप्शन नहीं, इसलिए इनके माँ बाप भेज देते हैं। दूसरा अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए माँ बाप भेज देते हैं, है ना। पर ऑनलाइन वालों को कैसे, तुम्हारे पास ऑप्शन है, पीडब्ल्यू भाग सकते हो तुम इधर उधर, पर तुम सहन कर रहे हो मेरे को। अभिनंदन तुम्हारा उस बात के लिए। ये उड़ा तो अभी बोर्ड पे से आप समझ आए ना तुमको। हमको योगी जी की दिशा लेनी है, लेकिन हम योगी जी से भी आगे जा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने तुमको आइडिया दी तो नहीं, जैसे भी क्यों, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन्स की बहुत कमी है हमारे देश में। ठीक है, हम बायोमेडिकल रिसर्च फैसिलिटी खोल सकते हैं हमारे देश और परदेश के लिए, कभी भी ऑर्गन्स की कमी ना हो। किसी को हार्ट चाहिए, लासुर से सबसे ज्यादा हार्ट डोनर होने चाहिए पूरी दुनिया में। डोनेट थोड़ी, पकड़ लेने को उसको, उसका बोलने का है, तेरा डोनेशन, और हाथ पैर बांध के डोनेट कर लेना, उसको काट लेने का मूल्य का। मैग्नीट्यूड, हाँ हाँ, अभी कृष्णा कृष्णा को ये जानना है। कृष्णा का प्रश्न ऐसा है कि भैया जो यूनिट, यूनिट डायरेक्शन नहीं, जो यूनिट वेक्टर होता है ना भैया, उसका मैग्नीट्यूड 1 क्यों हो जाता है, वाई। तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार। अरे अरे बता दे रहा हूँ भाई, एक बार बच्चे के लिए वो उसका 2-4 स्टेप लिखे, बच्चा खुश हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो बेटा, यूनिट वेक्टर जो है, सब बच्चे अभी सब शांत रहेंगे, सब शांत रहेंगे। यूनिट वेक्टर क्या रहता है? यूनिट वेक्टर रहता है यूनिट वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सॉरी 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 सॉरी, यूनिट वेक्टर क्या रहता है? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या रहता है? कोई बात कर रहा है यार, ये तो पागल बच्चा बात कर रहा है। भाई भाई, तुम नंतर समझाओ। अरे अरे भाई पांडे जी कड़ा, भला मानो तुम पांडे जी में पैदा हुए, बाद में कुछ हो जाता तो आज चेक कर मरो कुछ जन्म भर में, अगले जन्म में इधर उधर होगा, क्या करते? इधर ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। हमको अगर कोई यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का, तो हम उस वेक्टर का वी एरो का, उस वेक्टर का, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब वो वेक्टर खुद है ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप रेड कलर में। और भाई किसी वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड विशुद्ध डायरेक्शन, डायरेक्शन है ही नहीं, वो रहता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कृष्णकांत, जब हम पी ऑफ एक्स को 3 से डिवाइड करते हैं बेटा, और पी ऑफ एक्स था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पूरे को 3 से डिवाइड करने के बाद बेटा देख, ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 1। बेटा इस नीचे वाले स्टेप नंबर 1 में मैं अगला ऐसे लिख सकता हूँ ना, a/3 का एक्स स्क्वायर प्लस b/3 का एक्स प्लस c/3। ये हो गई स्टेप नंबर 2। और कृष्ण भाऊ, सेकेंड स्टेप से मैं इसको a/3 को मैं m लिख लेता हूँ भाई, नया क्वाड्रेटिक, mx² प्लस nx प्लस p। ये थर्ड स्टेप। तो कृष्णकांत, मेरी जो फर्स्ट स्टेप है ना बेटा, जिसमें ए आई कैप के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर कृष्णकांत, बी आई कैप के नीचे, बीजे कैप के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर कृष्णा भाऊ, सी के कैप के नीचे क्या है, वापस वही है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप से बेटा मैंने पहले सेकंड स्टेप लाई। मैंने ए को उसका अलग डिनोमिनेटर दिया। पापा घर पे आए, पापा ने तीनों बच्चों के लिए किंडर जॉय लाया। सिंपल सा स्टेप, तीनों बच्चों को अपना अपना किंडर जॉय मिला। एक एक असलाता था तो क्या, एक बच्चा खाता था, एक बच्चा खिलौना खेलता था, तीसरा के अंडा संभाल के रखता था किंडर जॉय। तो तीनों बच्चों के लिए पापा ने किंडर जॉय लाया। अब ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अभी तो भाई साहब हमको यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालने का है। ये काला काला बड़ा बड़ा सारा बैंगन सा बॉक्स हो गया यूनिट वेक्टर। हाँ, अब इसका मुझे रेड रेड एरो जैसे ही मैंने इस पे लगा, रेड डंडी जैसी लगाई। अब मुझे इस यूनिट वेक्टर का भाई साहब मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके लिए इसका जो आई, इसके आई कैप को जो चिपके वाला है, ए आई कैप नहीं, एम आई कैप, मैं एम का स्क्वायर करूंगा ना, और एम क्या है, एम है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं उसका स्क्वायर करूंगा ना कृष्णा। जब मैं ए, ये रेड रेड सर्कल का स्क्वायर करूंगा कृष्णा, ऊपर ए है तो ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में रूट, डिनोमिनेटर में रूट मुक्त हो जाएगा, मुल्ला मुक्त भारत। ठीक है, फिर उसके बाद बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे पाकिस्तानी मुक्त भारत। और उसके बाद में सी स्क्वायर हो जाएगा, और इलीगल धर्मांतरण मुक्त भारत। तो अब हमारे भारत के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए बेटा। तो हमारा भारत क्या हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनिट वेक्टर। बात समझ आई तेरे को? ठीक। तुमको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब मुल्ला से पढ़ा सकता हूँ तो वो
मन से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुल्ला मुक्त भारत। अगर मेरे में मैनिफेस्टेशन की पावर रहती तो मैं डायरी में रोज शकला का बूम बूम की पेंसिल रहती ना, खोज करता था मैं दिन रात। 2030-32 तक आएंगे आपके ऊपर, पहले पहले पहले। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस, वो ना, वो 10वीं एसआरजी में अलग लो, 9वीं के लिए बहुत ओवरडोज हो जाता है। शॉर्ट है नहीं। डायग्राम तो तुमने वो उधर भी देखी होगी वीडियो में, डायग्राम कैसी है उसकी। अरे बहु अरे बहु अरे बहु अरे बहु कंट्रोल। 3-4 क्वेश्चन और आ रहे हैं, अपने को क्वेश्चन ही डिस्कस करने तो अपन क्वेश्चन ही लेंगे। तेजू का क्वेश्चन है कि भैया 1 न्यूटन 1 लाख डाइन बनता कैसे, हो 1 लाख आंकड़ा कैसे आता। ठीक है, मैं 1 न्यूटन का ये बता दे रहा, 1 न्यूटन का 1 लाख डाइन। फिर बाद में 1 जूल का 1 करोड़ अर्ग कैसे होता, या 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का कैसे 6.67 × 10⁻8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी सॉरी डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर हो जाता। वो सब मैंने एक बार बताया ना मैं, वो सीजीएस वाला, तो ये न्यूटन वाला एक बता दे रहा, बाकी सब यूनिट तुमको आने होना। आवाज नको। 9:30 से 10 के बीच में कोई ट्रेन क्रॉसिंग नहीं रहती ना। 10 के बाद ही नंदीग्राम की भीती रहती ना, कि मैंने 10 का 10 कर दिया, मैंने छोड़ने में 9:15 कर दिया, फिर रेलवे गेट पे अटकते हैं बच्चे। 9:30 से 10 में कोई नहीं रहती ना, गर्दी नहीं रहती, पनबावड़ी टुकर बच्चे रहते हैं वहाँ पे। गीताबंद साइड अपने उधर रेलवे पटरी अक्रॉस मेजोरिटी गर्ल्स ही है ना अपने, बॉयज में कौन है उधर। एक स्वराज वाकड़े, एक हर्षद जादव, दो आने के लिए। बाकी तो मेजोरिटी 8-10 गर्ल्स है ना, उनके हिसाब से थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। मैं वो नहीं, आप बोले ना 4 भाई से बातें नहीं करते, वो वाला नहीं। आप बोले ना जब करेंगे 4 मालूम था, अब इस बात से अपन निकाल सकते हैं, तो फिर बात करेंगे। हाँ, सबने लिख लिया ये। 1 मिनट रुका हूँ मैं, एक बच्चा लिख रहा है उसके लिए, 2 बच्चे लिख रहे हैं उसके लिए, 3 बच्चे लिख रहे हैं ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन संज्ञा बहु। बाय बाय। संज्ञा का बैड लगता है रिकर्व चाहिए सर। संज्ञा को आईआईटी कानपुर जाने का चांस मिलता था ना 10वीं में, उसका मोटिवेशन ही अलग रहता था। चांस था उसके पास म्हणजे हो जाते थे रिजर्वेशन पर। जो बच्चा एक बार देख के आ गया ना अंदर क्या है कॉलेज में, कॉलेज कैसा है वो बच्चा कभी क्वेश्चन नहीं पूछता आईआईटी क्यों जाने का क्या होता। रिजर्वेशन इसने हुआ लास्ट मोमेंट तक। कार से जाने की तैयारी थी, पर अकेला भी गया तो 30,000 रुपए लगते हैं। अरे मैंने मैंने आईएएस अच्छा है बोला है मैंने, मतलब अगर तुमको भ्रष्ट होके पैसे कमाने हैं तो देखो, तुम्हारा अगर रिटायरमेंट प्लान अगर होगा ना, तुम अगर सॉर्टेड हो, तुम ये मत सोचो कि देशभक्ति करने है। अगर तुम्हारे टू द कोर देशभक्ति है, जो कि मैंने बोला है हमेशा, माता पिता और देश सेवा, तीन ही चीज लेके चलने की बस। ठीक है। हम हम सनातन धर्म में आते हैं ना, तो हम हिंदू में आए, जैन में आए, बौद्ध में आए कि सिख में आए, हमारा धर्म ही हमको राष्ट्र सेवा ऊपर रखना सिखाता है हमेशा। तो अगर तुम आईएएस आईपीएस बनते भी हो, और तुम्हारे 20-30 साल के टेन्योर में तुमको मालूम है कि तुम घपला घपली करके 200-300 करोड़ लेने वाले हो, तो ले लो ना भैया, और अर्ली रिटायरमेंट प्लान करो, फिर फिलंथ्रॉपी करो। फिर तुम जो समाज से आते वो समाज को उतना दो वापस से। 12 लाख का तुम 3-4 हजार नहीं। आईआईटी में जाने के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे आईआईटी में जाते, सबसे पहले तो एकदम सिंपल भाषा में और जल्दी खत्म करूंगा 1 मिनट में ये भाषण, उनको टेक स्किल्स आ जाते, उनको कंप्यूटर और कोडिंग इस लेवल का आता जो दुनिया में कोई और बच्चा अनपैरेलल लेवल पे रहते हो बच्चे उसमें। और दूसरा, क्योंकि वो बच्चे आईआईटी जेई की एग्जाम क्रैक करके वहां पे गए, म्हणजे उनका फिजिक्स है, उनको फिजिक्स आता है। फिजिक्स आता तो उनको ग्राफ रीडिंग आती है, उनको किताबें बैठ के पढ़ के खुद से समझ आ जाती किताब, ये उनमें क्षमता है। और 4 साल वो बच्चे लेजी नहीं बनेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए उनके आसपास में बहुत पढ़ाकू बच्चे, अगर 4 4 साल तक वो नहीं पढ़े, म्हणजे वो अगर 6 महीने भी नहीं पढ़े, तो आईआईटी में जाने के बाद पीयर ग्रुप ऐसा रहता, तुमको मजे कितने भी करने होंगे, मजे तो तुम करते थे, पर पढ़ाई करनी पड़ती क्योंकि दोस्ती कैसे तुम्हारी फट जाती, लास्ट रैंक आएगा मेरा डर से। तो तुम पढ़ते रहते, होशियार बच्चों में रहते, टेक स्किल्स आते रहते। और तीसरा, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, तुमको जॉब करना जॉब करो,
और तुम्हारे दिमाग में आया कि सर मेरे को, मैंने आईआईटी में मैं आया, मैंने इतना फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया था कि मैंने लाइब्रेरी में जाके एरोस्पेस इंजीनियरिंग की किताबें खोली, और लाइब्रेरी 24/7 चालू रहती। और सर मैंने 2 साल में 3 साल में लाइक माइंडेड मेरे को मेरे 10-12 दोस्त बन गए, जिनको सबको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एलॉन मस्क, स्काई रूट एरोस्पेस, इसरो, नासा का शौक है। और हम बन गए वैसा ग्रुप, और हमको फंडिंग चाहिए सर। सर बोले क्या की फंडिंग चाहिए? तुमने बोला सर 1 करोड़ रुपए होना, हमको हमारा एक मॉडल रॉकेट बनाना है और इसरो में जाके टेस्ट करना है। सर बोले 1 करोड़ तो सैंक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं बात करता डीन से। अगले दिन सर ने बोला, सर बोले 20 लाख तक सैंक्शन हो जाएगा, होना तुमको कौन है 12 जन, एक प्रोजेक्ट वगैरह लिख के हमको थेसिस दो कि क्या बनाने वाला हो वगैरह, कितना खर्चा आने वाला है उसका दो, और बस खर्चा तुम्हारा, खर्चा पानी तुम्हारा रहने खाने का तो फ्री है ना आईटी में, और जो भी तुम्हारे हॉस्टल में इसकी फीस है, बाकी तुमको स्टील लाने का है, चिप्स लाने के हैं, वो सेमीकंडक्टर चिप्स लाने के हैं, इथेनॉल लाने का है, हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के, बना के लाने का है, इसरो से लाने का है खरीद के, तो उसके लिए 20 लाख रुपए लग रहे, 22 लाख लग रहे, तो 22 लाख सैंक्शन हो जाएंगे। किले बेटा कर। आणि भाई फिर हमने रॉकेट बनाया नहीं, वो मान लो ढकता गन ढक के पास फूट गया तो कोई बात नहीं, तुमसे कौन 22 लाख वापस मांग रहा है? ये आईआईटी में रहने का फायदा है, तो तुम्हारे पास फंडिंग रहती, कूटा नहीं कर सकते तुम, रिस्क उठा सकते 4 साल कितने भी। उसके बाद अगर सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारा रॉकेट सक्सेसफुल हो गया, सेकेंड ईयर में थे तुम, तो स्काई रूट एरोस्पेस बैंगलोर की कंपनी से तुमको फोन आ गया कि भाई तेरा ग्रेजुएशन खत्म होते आया ना, तो हमको ज्वाइन कर। ठीक है, उन्होंने फोन रखा, अगले दिन अग्निकुल कॉस्मोस से फोन आ गया, भाई वह स्काई रूट को भाड़ में जान दे, तू कल ही हमको ज्वाइन कर। तुमने बोला सर मेरी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं, मैं तो सेकंड ईयर में हूँ। उन्होंने बोला इंटर्नशिप ले ले हमारी, तू, हम कॉलेज वालों से बात कर लेते, तू आ जा बैंगलोर को, ठीक है, तेरी डिग्री मिल जाएगी तेरे को, तू इधर काम कर। आणि तुमको स्टार्टिंग सैलरी 60 लाख 70 लाख मिल गया। पैसा में अगर गिनना है तो 60 लाख 70 लाख आईएएस ऑफिसर के करप्शन से बहुत कम है। लेकिन 60 लाख 70 लाख से जो व्यक्ति शुरू करता है साइंटिस्ट डिग्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एआई, कंप्यूटर साइंस, हार्ड साइंस, रिसर्च डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन में, जो एक बार उतर गया, 10 साल बाद 20 साल बाद, अगर तुम होशियार रहे, जेन्युइनली तुमको सब्जेक्ट पसंद है, तुमको फिजिक्स पढ़ना ही पसंद है, तुमको बायोलॉजी पढ़ना ही पसंद है, तुमको केमिस्ट्री मैथ्स, अगर सब्जेक्ट से लगाव है, सिर्फ आईआईटी में जाने से 60-70 लाख के जॉब से, सब्जेक्ट से अगर लगाव है और उस एटीट्यूड से और वैसी लगन से तुम आईआईटी में चले गए, तो 10-20 साल बाद तुम 600 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ साल के कमा रहे होंगे व्हाइट में। व्हाइट में। ठीक है, उस पर टैक्स 30% कटा भी, तो 900 करोड़ का 30% उड़ा दो, 270 करोड़ कितना बच रहा है वो? बहुत बच रहा है ना। 63 करोड़, 630 करोड़ बच रहे हैं तुम्हारे साल के। रहते हैं लोगों की ऐसी सैलरी। सुंदर पिचाई की सैलरी है 8,000 करोड़ रुपए साल की, $1 बिलियन। देरीज पड़ती थी उसको सैलरी, और वो अकेला नहीं है, बहुत जन, $100 मिलियन, $10 मिलियन, $20 मिलियन, $200 मिलियन, बहुत है। तुम वैसे बच्चे हो तो देखो, तुम पढ़ना पसंद है। और नंदलेस कुछ नहीं चाहिए, सुकून की जिंदगी चाहिए तो ये मरमर की जिंदगी। अब तुम आईएएस आईपीएस बने, सुरेश सर का एक पॉइंट बरोबर है, करप्शन करोगे पर तुम्हारी नौकरी लग गई तमिलनाडु में। पहले तो 5, करप्शन तो सब रहता है, लेकिन 5 साल तुम्हारी पहली नौकरी तमिलनाडु में, कभी भी ध्यान रखना, जिधर तुम पैदा हुए, जिधर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हुई, आईएएस आईपीएस बनने के बाद तुम्हारी नौकरी उधर लगती नहीं, डायरेक्ट 2-3 स्टेट बाजू में जाके लगती। तुम्हारी नौकरी तमिलनाडु में लगी, तुम्हारी राजस्थान में लगी, तुम्हारी हिमाचल प्रदेश में लगी, तुम्हारी आसम में लग गई, तो तुमको सारे प्रॉब्लम्स डील करने, भाषा से डील करना है। 2-4 साल तो तुम उस एरिया में नए हो, तुमको लोकल लोग मालूम नहीं है, तो 2-4 साल तुम करप्शन कर नहीं पाओगे। हड़ू 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 अंत तुमको समझेंगे नहीं, तुम ईमानदार बन के गए वाले। तुम में से किसी के घर में खानदानी नहीं चलता है ना, जिसका पप्पा आईएएस रहता है या कोई अधिकारी भी रहता, जिसका पप्पा रेलवे में स्टेशन मास्टर भी होगा नहीं, उसका बच्चा अगर लोको पायलट बन रहा है, तो लोको पायलट ने कैसा घपला करने का है, उसका बच्चा टीसी बन गया, तो टीसी ने कैसा हफ्ता वसूली करने के, रोज दिन के 20,000 वसूल करने के, वो स्टेशन मास्टर उसके बच्चे को सिखा सकता है, क्योंकि वो उस फील्ड में, रेलवे फील्ड में। बात समझ आ रहा है? तुम सब बनोगे तो फर्स्ट जनरेशन बनोगे ना, तुमको करप्शन सीखने में, सामने वाला तुमको आके बड़ी पार्टी तुमको बोल रहा है कि कुछ कम ज्यादा हो सकता है, देखो तुम बोल रहे कुछ नहीं हो सकता, वो तुमको इशारा दे रहा है, लेना भाई 2-4 एकड़ हमारे पास, 200 एकड़ खेती, 1-2 एकड़ ले लेना भाई, पढ़ ले तेरे पास, हमारे केस मैटर सब सॉल्व करके दे, हमारे बच्चे ने पोर्शे से 3 जनों को उड़ा दिया, तब सेटल करके दे। तुमको समझ नहीं आ रहा। फिर वो इशारे इशारे हम जाते टाइम गाड़ी की चाबी उधर ही तुम्हारे टेबल पे छोड़ के चले गया, वो चले गए, तुम फाइल देख रहे, तुम्हारी नजर पड़ी, तुमने पियोन को बोला यार त्यांची गाड़ी चाबी दे। फिर तुमको पियोन बोल रहा की सर असं नसतं ते, समजा सर तुम्ही, समझा मैडम तुम्ही, तुमको समझा रहा काय समझ, बोले तुमको गिफ्ट देके गए वो। तुमने बोला अरे मैं, कितने की गाड़ी हो? तुमने बोला उन्होंने बोला कि बुगाटी है शेरॉन, है ना, 40 करोड़ की गाड़ी तुम्हारे लिए देके गए। तुम बोला यार क्या करूँ मैं इसका? उन्होंने बोला बस केस सॉल्व कर लो देख लो। तुमने बोला नहीं नहीं मैं नहीं हो सकता है, मैं कानून कर चलो लौटा दे। तो तुमने अगर आड़ वाले लेने की कोशिश की तो तुम्हारी वाट लगा देंगे, मंत्री फोन करके तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे बिजनेस में। फिर तुमको एक अनुभव ऐसा आया, फिर तुम्हारी अक्कल ठिकाने आते, चाहे कोई चाबी छोड़ के लेना रहता है, कोई फ्लैट के कागजात छोड़ के लेना, फ्लैट अपने नाम पे करना रहता है, फिर ऐसा कोई खेती के कागजात छोड़ के अपने नाम पे करना रहता है, फिर ऐसे अनुभव आने में 7-8 साल लगते हैं। अरे तो क्या मैं तुमको बता रहा ना अभी। पर सुनो, अगर तुमको करना चाहिए,
अगर तुम्हारे मन में राष्ट्रभक्ति, गरीबों की सेवा है, तो आईएएस आईपीएस करो। 20-30 साल, अपनी उम्र के 50 साल तक तुम 200-300 करोड़ कमाओ, फिर इधर आओ, तुम्हारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट भी है, और फिर करो समाज सेवा, जितना पैसा कमाए बांट दो निस्वार्थ की तरह। पर एक बार उस फील्ड में, एक बार कीचड़ में तुम उतर गए ना, कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकते। तुम लोगों में आके पैसा ऐसे ही बांटना चालू कर रहे हो ना, तो लोगों की नजरें आती कि भाई इसके बस कैसे आगे था। ठीक है, सबकी नजरें आती तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारे दोस्त जो थे जिन्होंने तुम्हारे साथ हाथ में काले हाथ किए थे, वो तुमको बोलते भाई थोड़ा ठंडक है ना, तेरे को तू रिटायर हो गया जल्दी, तेरे को समाज सेवा करनी तो तू बाद में करना, हमारी नौकरियां हम पे भी नजरें बन रही हैं लोगों की, ये इसके साथ है करके। फिर तुमको टपका देते, कुछ भी करते, सोचा होते। उससे अच्छा है कि लिव अ लाइफ वर्थ लिविंग। भ्रष्ट लाइफ जो मत, उधर ऊपर जाके चित्रगुप्त देखेंगे ना, तुम्हारे हिसाब किताब लेंगे ना। तुमने किसी तुमने ये सोच के लिया कि मैं आगे गरीबों की सेवा करूंगा, इसलिए उस अंकल से तुमने 20 करोड़ ले लिए जिसके बच्चे ने पोर्शे से 3 आदमियों को उड़ा दिया था। अब तुमने वो सब निगलेक्ट करके 20 करोड़ ले लिए कि चलो आज ले लेता, मेरा प्लान ही है, सीक्रेट प्लान, कि 50 साल की उम्र में मैं रिटायर होके जन सेवा करूंगा, ये 20 करोड़ में का मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, बांट दूंगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद चित्रगुप्त तुम्हारे हिसाब पे लगाएंगा ना, कि वो 3 बच्चे जो मरे थे, उनके परिवार वालों को जो दुख हुआ, और उनको मालूम था कि ये करप्ट है साला, ये म्हणजे इस कलेक्टर के पास जाके भी कुछ नहीं हो रहा, उनके दुख का अगर मैं तुमको पड़ेगा ना, सारा का सारा उनके शाप पड़ेंगे ना तुमको। तो इसलिए फिर लाइफ सीधी सादी जियो, कलयुग है, वापस आने का प्लानिंग रखो ना, कोई नहीं था, 2-4 जन्म में निकल जाओगे, वो वाला प्लानिंग चलो, भगवान का नाम जपो बस। हाँ ये अपना, हाँ अभी भैया तेजा के लिए अपन एक बता दे रहे, तेजा ने पूछा कि भैया 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डाइन कैसे होगा, जल्दी। हाँ वो चार, मैंने बोला कि भैया तुमको इतना आना चाहिए, सब बच्चे इधर देखो, तुमको आना चाहिए 1 केजी म्हणजे 1000 ग्राम, वही वैसेच बताता मैं, चलो 1 मिनिट, या 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड, या 1 घंटा म्हणजे 60 मिनट, ये दो कन्वर्जन। फिर तुम बच्चों को आना चाहिए, सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना यार, 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, और वो 1000 मिलीमीटर। और तुम बच्चों को एक्स्ट्रा ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। इतने कन्वर्जन तुमको आने चाहिए, इतने आते तो इनसे तुम सब निकाल सकते हो। और तुम्हें कोई भी चीज का कन्वर्जन निकालने के लिए उसका एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये 1 न्यूटन हमको निकालना है कि कितने डाइन होता है। जब बात चल रही है न्यूटन की, तो न्यूटन यूनिट किसका होता है? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई कि ये यूनिट है किसका, फोर्स का, इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। अभी स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, यूनिट का माँ बाप कौन है, ये यूनिट कुंभ मेला में खो गया, रो रहा है, वहां पे स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रही है, रघुवीर दास के माँ बाप स्टॉल नंबर 4 के पास आ जाए। ठीक है, तो यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का है, फोर्स का है, फोर्स का बच्चा है। फोर और सेकंड, उस फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला लिख लो। बेसिक फॉर्मूला क्या है फोर्स का? बेसिक फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तीसरा, फॉर्मूला में जो सदस्य है उनके यूनिट्स लिख लो, उनके यूनिट्स। मास को किस में गिनते भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किस में गिनते बच्चों? केजी। और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखा गया ना, ये काला काला जो है यही रहता है 1 न्यूटन, ये और ये, इसमें कुछ फर्क नहीं है। और हमको न्यूटन कितने डाइन का ये बनाना है ना, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। हम लिखते हैं केजी को सीजीएस में लेके जाते हैं, ये केजी है म्हणजे 1 केजी है ना, 1 केजी म्हणजे 1000 ग्राम। ये मीटर म्हणजे 1 मीटर है ना, 1 मीटर म्हणजे, अरे यार, 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर। और सेकंड स्क्वायर म्हणजे सेकंड इंटू सेकंड। अभी 1000 इंटू 100 कितना हो गया? 1000 इंटू 100 1 लाख हो गया। और यूनिट क्या बचा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को प्यार से बोलते हैं डाइन। और सामने क्या आ गया तुम्हारे पास में? 1 लाख। म्हणजे तुम्हारे पास में कितना आ गया? 10 की पावर 5 झापा। ऐसे क्या, अब समझो तेरे पास एनर्जी का आ गया। एनर्जी 1 जूल, जूल को तुझे बनाना है अर्ग। तो कोई भी एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला याद कर, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। हाफ का तो कोई यूनिट नहीं रहता, हाफ सेंटीमीटर नहीं है, हाफ डिग्री नहीं है, हाफ किलो नहीं, हाफ तो हाफ है, उसका कोई यूनिट नहीं, हकल दे उसको। अब लिख mv²। एम म्हणजे मास, मास म्हणजे किलोग्राम, वेलोसिटी म्हणजे मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसको कन्वर्ट करना चालू कर दे। केजी का ग्राम करेगा तो 1000 लगेगा, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर करेगा, मीटर स्क्वायर म्हणजे मीटर इंटू मीटर, म्हणजे सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, म्हणजे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 7। झाप गया ना, ऐसे करते हैं। ये स्टेप्स लिखे वाले, कोई बच्चा लिखना चाहता है लिख लो।
नाइन्थ के बच्चों के लिए नया है ना, तो जरूर उनके लिए थोड़ा रुकेंगे, और टेंथ की भी बहुत सारी बैच को लिखना रहेगा, लिख लो। मुझे रियलाइज हुआ कल, हाँ मेरे को ये तेजा के इस क्वेश्चन से ये खत्म हुआ, एकदम सडनली स्ट्राइक हुआ। कल परसों मेरे को रात में, मैं उठ गया था एकदम डर के। मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं ये सपने में ये चल रहा था कि जो अभी मेरी बैच 12वीं में है, उसमें सिर्फ मैं 15 बच्चों में से 4 या 5 बच्चों का ही गुणगान क्यों कर पाता हूँ, बाकी 10 बच्चों का क्यों नहीं कर पाता। तो मतलब फिर मेरे को एकदम रियलाइज हुआ कि बाकी 10 बच्चे थोड़े से मेहनत में कम रह गए। तो फिर मैं इंट्रोस्पेक्ट सपने में ही मैं सोच रहा था कि मेरी ही गलती है शायद। मतलब मैं ऐसा क्या कर सकता था, जो बच्चे मेहनती रहते उनमें मेहनत क्यों नहीं भर पाया मैं, पढ़ाई होशियार उतना ना भर पाया, मैं मेहनत क्यों नहीं भर पाया। तो मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि मैंने उन बच्चों में जॉय ऑफ लर्निंग, सब्जेक्ट से प्यार करना नहीं भरा उनको, सब्जेक्ट मतलब मैं उनको काफी आगे आगे की चीजें पढ़ाते रहा, लेकिन मैंने उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं किए। जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन, एक न्यूटन कैसे 10 की पावर 5 डाइन बन जाता है ना, ये मैंने बताया था उनको, लेकिन मैं फास्ट में आगे चले गया। मैं अगर एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता, इसके बाद तुरंत 1 जूल की 10 की पावर 7 अर्ग होता, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 की पावर -11 से 10 की पावर -8 ऑर्डर में आ जाता। मैं ऐसे अगर 4 5 एग्जांपल्स लेता था, तब जाके उनमें से 15 में से 12 13 बच्चों के दिमाग तक बैठ जाता था एकदम अच्छे से। तो मैं और फिर मैं टेस्ट पेपर का लेवल भी अगर थोड़ा वैसा वैसे रखता था, तो वो कॉन्फिडेंट फील करते थे कि यस भाई मार्क भी आ रहे, चलो पढ़ने के फायदा भी हो रहा है, नहीं तो बहुत बड़ा ट्यूशन के पेपर के लिए मार्क किसने आ रहे, फिर माँ बाप गाड़े दे रहे, फिर एक टाइम के बाद लग रहा क्यों ही पढ़ाई कर रहे। तो ये जॉय ऑफ लर्निंग में नहीं भर पाया, तो मैं एकदम डर के उठ गया कि मैं अभी वाले बैचेस के साथ वैसा ना करूँ। तो मैं तुमको पढ़ना पढ़ना एंजॉय करा दूंगा तुमको, तो फिर तुम नया चीज एकदम 11वीं में जाके तुम पढ़ रहे हो सेंटर ऑफ मास, मैंने तुमको पहले नहीं भी पढ़ाया होगा, और तुमको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है रैंचो के जैसे, तुम खुश बैठे हो ना एकदम कि वो मशीन वाली क्लास चल रही है, कि मशीन क्या है सर, हर वो चीज जो इंसान की क्लास खत्म करते तो बस वो खुशी। वैसे क्लास में बैठने का वो जो आनंद रहता है, जॉय जो रहता है, पूरा ध्यान रहता है तुम्हारा क्लास में, पूरा ध्यान। ठीक है, वो ध्यान अगर मैं मैक्सिमम बच्चों में डेवलप कर पाऊँ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे थे मेरे साथ में जो कोटा में थे, जो फ्रेश ही थे, जो डीएफसी में थे ना हम लोग, डीएफसी मातोश्री वाले बच्चे थे, जो हम कोटा मूव हुए थे, वाइब्रेंट में थे बहुत सारे बच्चे, मैं आइलैंड में था, सामने कुछ बच्चे न्यूक्लियस में थे, कुछ मोशन में थे, साथ के बच्चे जब संभाजी नगर के डीएफसी के एक ही क्लासरूम में 9 10 में बच्चे बैठने वाले बच्चे, तो जिनमें जॉय ऑफ लर्निंग था। भले ही वो बच्चे डीएफसी में अगर 200 में, हमारे टाइम नाइन्थ में डीएफसी में 200 बच्चे थे, तो 200 में से उन बच्चे का, जैसे एक उदाहरण है चिन्मय बावस्कर नाम है उस बच्चे का, उसका रैंक 18 20 ऐसे रहता था डीएफसी में, 200 में से 18 से 20। लेकिन वो बच्चा अभी आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस करके निकला, वो बच्चा, उसका आईआईटी जेई एडवांस में 1100 रैंक आया था, 1100। तुम सोचो, मैं डीएफसी में 9 10 में 1 1 1 रहता था, लेकिन मैं स्लिप हो गया पूरा 2 साल की जर्नी में, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मेरे को बहुत आता। इसलिए मैं कई बार जॉय ऑफ लर्निंग छोड़ देता था, कि टीचर जब न्यूटन लॉ पढ़ा रहे रहते थे, और होमवर्क उन्होंने, टीचर ने 10 ही क्वेश्चन का दिया रहता था, मैं उस टाइम पे फॉर्म फॉर्म में पूरा मॉड्यूल ट्राई करने का कोशिश कर देता था। रादर मुझे करना ये चाहिए था कि जितना सर ने टॉपिक पढ़ाया, अगर सर ने फ्री बॉडी डायग्राम नाम का एक टॉपिक पढ़ाया छोटा सा, तो मेरे को आके जो 10 क्वेश्चन दिए होमवर्क वो कर लेने चाहिए थे, और फिर रेफरेंस बुक से फ्री बॉडी डायग्राम के ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन करने चाहिए थे, आगे का नहीं भागना चाहिए था मेरे को, ये नहीं मेरे को ईगो पे लेना चाहिए था, मेरे को बताया था। उसकी वजह स्लिप हो गया, और वो बच्चा था, वो उसने डीएफसी में बस रूटीन कोर्स, एनटीएससी कोर्स और स्कूल कोर्स के, उसने फाउंडेशन नहीं किया था, फाउंडेशन मतलब 11वीं 12वीं नहीं बहुत पढ़ा था उसने। तो वो बच्चे में, लेकिन उसमें हमेशा जॉय ऑफ लर्निंग रहता था, वो शांति से समझता था, टीचर जो समझा रहे पूरा ध्यान देता था वो क्लास में, उतना करता था, और पेपर भी वैसे डिजाइन रहते थे, आता था, तो उसके मार्क नेचुरली ग्रो होते रहे, ग्रो होते रहे, ग्रो होते रहे, और वो ऑल इंडिया रैंक 1100 लेके निकला बच्चा, और वैसे बहुत बच्चे थे। एक अभिजीत तोषनीवाल था, अभिजीत तोषनीवाल अगर मैं बोलूँ तुमको, हमारे क्लास का सबसे मस्तीखोर बच्चा, तो मैं तुम में से किसके साथ कंपेयर कर सकता, तुम में से एक भी नहीं उसके नजदीक आता। उसने वो एक बार उसने चालू क्लास में, पीछे डीएफसी में बेंच रहते थे, और ऐसे कॉलम था, थोड़ा चुप जाता था, देखा होगा तुमने अलग अलग कोचिंग क्लासेस जो है रेंट के अपार्टमेंट में बनते ना, जैसे एक कॉलम था, वो कॉलम के पीछे वाले बेंच पर बैठता था, उसने पाल उठा ली थी बिंता से लड़कियों पे फेंक दी थी। ठीक है, अभिजीत तोषनीवाल 9वीं में, तो बहुत आर्ले की कोटारेकारी बच्चा था। अब बहुत मस्त है, तो एकदम निस्ता मस्ती के धुन में रहता था, पढ़ता था वो, और बहुत बहुत मस्तियाँ करता था वो। ठीक है, तो उसका होमी बाबा लेवल 1 हुआ था, फिर लेवल 2 नहीं हुआ, बहुत मस्तियाँ करता था वो बच्चा, आज तो नाथ एनटीएससी उसका लेवल 1 ही हुआ, लेवल 2 नहीं हुआ, सब ऐसी गति थी उसकी, अभिजीत तो उसने, वो भी बच्चा आईआईटी जेई एडवांस क्लियर किया, और उसका रैंक समथिंग 8,000 था, अच्छा रैंक था। तो भाई इतने बच्चों में 15,000 में अगर अपन आ गए, अपन लासुर स्टेशन जगह पे रहते, तो कॉलेज में चले गए, तो काफी प्रमाण में लाइफ सेट है, अगर हम 4 साल पढ़ ले उसके बाद व्यवस्थित, जितना बता जा रहा है सिर्फ उतना, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना पड़ता जेई में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद, ऐसा।
तो ये वो एग्जाम्पल है, वो ये वो बच्चे हैं जिनमें हमेशा जॉय ऑफ लर्निंग था, जो 11वीं में जाने से पहले 11वीं खत्म करके नहीं गए थे, लेकिन जिनकी हैबिट थी कि रोज हमको सर अगर 50 क्वेश्चन टिक करके दे तो घर पे आके काम है भैया 50 क्वेश्चन करने हैं, अपने को पूरा सिंसियरली ट्राई करना है, अपने को डाउट्स पूछने हैं। बेसिक्स करते थे, डाउट्स पूछते थे, क्वेश्चन करते थे, रेफरेंस बुक करते थे, ज्यादा तो कोचिंग के मटेरियल पे रहते थे, 17 किताबें गोला करने का इनको शौक भी नहीं था इन बच्चों को, लेकिन जितना दिया जाता था वो बहुत शिद्दत से करते थे। वो ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा ऐसा। तो ये मैं क्या, नहीं अरे तो वो, हाँ मालूम है, मतलब मैं सिखाऊँ ना सारा, तो मैं आदत भी तुमको लगाना चाह रहा हूँ, तुमको सारे टीचर जो है फुल नहीं मिलेंगे, तुम जिस बैच में तुम 10वीं की तुम्हारी 10 30 में से 15 बच्चे जिस बैच में रहेंगे ना उसमें टीचर मोनोटोनस रहेगा। वो आके सीधा वो एकदम टेक्निकल समझाएगा, वो आते ही तुमको बोलेगा, एक तो वो इंग्लिश हिंदी वाला टीचर होगा, वो आके ही तुमको बोलेगा कि देखो बेटा कोई भी ग्राफ होता है, अगर हम इस स्लोप का मतलब होता है पहाड़ चढ़ना, वो बोलेगा, और वो बोलेगा देखो बेटा आप देख सकते हो कि इस ग्राफ पे जैसे जैसे ग्राफ आगे जा रहा है, तो हम इसके अलग अलग पॉइंट्स का अगर स्लोप स्टडी करें तो आप देख सकते हो कि स्लोप भी चेंज हो रहा है बेटा, इसका स्लोप ही चेंज हो रहा है। तो बोलेगा बेटा हमको स्लोप में जो चेंज आ रहा है ना वो हमको स्टडी करना है, मतलब बेटा हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप स्टडी करना है, स्लोप जो चेंज हो रहा है ना तो कितने गति से कितने स्पीड से स्लोप बदलते जा रहा है, क्या रफ्तार है, स्लोप भी बदल रहा है तो किस रफ्तार से बदलते जा रहा है। तो बच्चों हमको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है इस समय। तो बच्चे पूछेंगे भाई डिफरेंशिएशन क्या रहता है सर, तो बोलेगा देखो डिफरेंशिएशन इज सिमिलर टू स्लोप, डिफरेंशिएशन में हम स्लोप निकालते हैं y2 - y1/x2 - x1 करके, लेकिन डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो रेफर टू एज टेंजेंट। तो हमको आप बच्चे देख सकते हो कि काले ग्राफ पे रेड वाली लाइन टेंजेंट जैसी शोभा नहीं दे रही है तो सेकंड बन जा रही है, तो हमको पॉइंट बी पॉइंट ए के इतना करीब लाना पड़ेगा कि वो एकदम नेक्स्ट वाले आजू बाजू वाले पॉइंट हो जाए, और तब जाके ए पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची जाएगी यानी कि ए बी की जो सेकंड रहेगी वो ए के लिए टेंजेंट बन जाएगी, यानी कि ए पॉइंट पे का ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। इसको अगर हम जनरलाइज कर दे बच्चों, एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम निकाले, मान लो, भाई आवाज नहीं, एक पॉइंट एक्स था उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर था, और दूसरा पॉइंट एक्स प्लस छोटा सा अल्फा था उसके लिए दूसरा वाई प्लस एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर था। तो बच्चों अगर हम इन दोनों का स्लोप निकाले तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस पॉइंट पे ग्राफ कितने तेजी से बदल रहा है। ये जो टेक्निकल बातें हुई ना ये बहुत मोनोटोनस थी, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया और वास्ट मेजोरिटी बच्चों को नहीं समझ आया, और ये मैंने स्पीड तब भी बहुत स्लो रखी समझाने की। ठीक है, जिन बैचों में 30 में से तुम 15 बैचेस में रहो, 15 बच्चे जिन बैचेस में रहोगे 10वीं के बाद, उधर टीचर मोनोटोनस रहेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हारा बेसिक बहुत अच्छा है। नौ नाइन्थ स्टैंडर्ड में अगर तुमको, नाइन्थ स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल जो चैप्टर है, उसमें अगर तुम्हें एक्स और वाई का ऐसा तख्ता बनाना चाहता था, तो तुम बच्चे को शब्द 101 टक्का मालूम है कि ऐसा तख्ता बनाते क्यों है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट कर सके। ग्राफ की प्लॉटिंग होती है तो ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व स्लोप ऐसी दो चीजें पैरामीटर्स रहते हैं, स्टडी करना बच्चे को आता है। बच्चे को अगर बच्चा टैन थीटा पढ़ रहा है, ठीक है, तो बच्चे को सिर्फ टैन 30 की वैल्यू उसने यूट्यूब से रट रट के, प्रशांत किरण से और जो भी है स्टडी टॉप रैंकर्स कुछ, तो उसे 1/√3 इतना ध्यान नहीं रखा है। बच्चे को मालूम है कि टैन वैल्यू रहती क्या है, कि बच्चे को मालूम है टैन वैल्यू, कोई भी ट्रायंगल उसके सामने थीटा दे दिया जाए तो टैन का मतलब होता है सामने वाली साइड अपॉन चिपके वाली साइड। अब क्योंकि तुम बच्चों को जब से तुम मेरे पास और सबसे तुमको ये पढ़ने वाला, तुमको लगे हाँ ये तो सामने वाला और चिपके वाला तो रहता है, तुम्हारा जो स्कूल का दोस्त है ना उसने कभी सामने वाला और चिपके वाला देखा ही नहीं, उसने टैन 30 देखा। उसने अगर नया ट्रायंगल देख लिया भाई साहब अल्फा वाला, ठीक है, उसने वो इंग्लिश वर्जन रटा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वो वाला। ठीक है, तो वो बच्चा है ना, जब मैं वेक्टर के कंपोनेंट लाऊंगा, ये एक साइड ए है ये साइड बी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और जब मैं बोलूंगा कि ए साइड पे एक 90 डिग्री की हाइट डाली दो, और फिर मैं बोलूंगा कि देखो भाई बी साइड है, बी साइड वो हाइपोटेन्यूज है, तो तुम बच्चे बोलोगे हाँ भैया बी हाइपोटेन्यूज है, मैं बोलूंगा देखो ये एंगल थीटा है क्या, थीटा, और ये 90 डिग्री क्या, ऐसे ही ट्रायंगल बन रहा है क्या, ट्रायंगल एक्स वाई, ट्रायंगल AXY। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि बच्चों हमें अभी जो है ना एक्स वाई ढूंढ के बताना है, XY। तो बेटा हम थीटा के लिए क्या करें, जो हमको XY ढूंढना है और हमको AY दिया है, AY कितना है, AY B है, और हमें XY ढूंढना है, तो हम कौन सा थीटा का रेशो ले जो XY/B बन जाए, साइन थीटा लेंगे ना, साइन थीटा सामने वाला XY काला काला,
अपॉन हाइपो बी, है ना। तो तुम बच्चों को ये समझ आ रहा है ना, तुम्हारा स्कूल का दोस्त ये प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो, ऐसे क्यों 90 डिग्री करा, ये क्या थीटा है। और वो उस बच्चे को ये मालूम है कि साइन थीटा का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। उसने ये नहीं पढ़ा है कि सडनली उसके सामने अगर कोई ट्रायंगल दे दिया जाए, अगर उस बच्चे के सामने कोई ट्रायंगल दे दिया जाए जिसमें थीटा एंगल दिया है, थीटा, और थीटा एंगल देने के बाद एक साइड निकालनी है, साइड क्वेश्चन मार्क, और दूसरा हाइपो दिया है, तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशो बोलोगे। तो थोड़ा हैंग होता है वो बच्चा, स्कूल का वहाँ पे अटकता है, स्लो हो जाता है वो। तो जब तुम 11वीं में जाते हो, तो अच्छे बैचेस में टीचर्स मान के चलते हैं कि 9वीं 10वीं में अगर तुमने अगर 9th में हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा है, तो तुम्हें आता मालूम है कि हेरॉन्स फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, तुम्हें मालूम रहना चाहिए। तुमको अगर पाइथागोरस पढ़ा है तुमने, तो पाइथागोरस के वास्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन तुमको मालूम रहने चाहिए। अगर तुम पढ़ते हो कि रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो तुमको मालूम है कि उस फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है। ये वो मान के चलते कि बच्चा 9वीं 10वीं पढ़ के आया हो सिर्फ, लेकिन 9वीं 10वीं शिद्दत से पढ़ के आया हो। 9वीं 10वीं में 9th और 10th के एनसीईआरटी में अगर मास्टर को कोई बच्चा, अगर 9th और 10th के एनसीईआरटी उठा के उस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई भी, लाइक कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो बच्चा बता देगा। इतना अच्छे से पढ़ के आया वाला है बच्चा। ठीक है, उस बच्चे को कोई पूछ ले कि क्यों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो बच्चा समझा पाए कि mgh क्यों होता है, समझा पाए एकदम, बस होता है, नहीं सर मेरे को तो बस बताया गया था कि mgh होता है, मुझे तो पता नहीं क्यों होता है। तो स्टार बैचेस में मान के चलते कि तुम्हारा बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग करने के चक्कर में ही आगे का बहुत सिलेबस हो जाता है, बहुत सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं लेक्चर क्यों कराता हूँ भाई, क्योंकि तुमको अलग 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 मास्टर मिल जाए, कोई दिनेश सर जैसा भी गाउठी मास्टर मिल सकता है तुमको, लेकिन ज्यादातर तो तुमको मोनोटोनस, सीधी बात, नो बकवास वैसे वाले मास्टर मिलेंगे, जो मेरे जैसे डोरेमोन शिनचैन हिंदू मुसलमान वाले मुल्ले बिल्ले एग्जाम्पल लाने नहीं वाले। वो इंग्लिश हिंदी में बात करेंगे, वो इंग्लिश में बात करेंगे। तुम उनको पूछोगे सर समझ नहीं आया, सर ये देखी सुखी वेक्टर जो है, ये कैसे देखी सुखी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सुनियो की डायरेक्शन होगा। तो मास्टर बोलेगा अरे भाई कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ये देखी सुखी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जिधर सुनियो ने मारा तो सुनियो का डायरेक्शन। ठीक है, और देखी सुखी ने कितना मारा ये तो उसकी मैग्नीट्यूड है ना, तो अपन देखी सुखी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अपन ने मैग्नीट्यूड लिखा और ये अपन ने उसकी डायरेक्शन लिख दी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दोनों से मिलकर हो गया ना देखी सुखी वेक्टर। ठीक है, वो फास्ट में समझेगा। तुम में से अधिकतम बच्चों को ये अभी अभी समझ इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले तुमको बहुत डिटेल में समझाया। वही मैं अगर कॉस अल्फा साइन अल्फा वो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन ला लेता था, ठीक है, और मैं अब समझो ये वाला एक नया पढ़ा, नोवी ने नहीं सुना है ना, तो ये वेक्टर है भी, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो इसका इस वेक्टर को अपन लिख सकते हैं वी कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी साइन अल्फा, सॉरी, हाँ वी कॉस बीटा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना इस वेक्टर को। ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके पढ़ाना अगर तुमको चालू करूँ, वापस डोरेमोन इमेजिन करो, बेसबॉल का ग्राउंड है नदी के किनारे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और एक वेक्टर हवा में लटक रहा है, वो गच्ची पे था ना, ऐसा वाला। ठीक है, और ये वेक्टर जो है रेड रेड कलर का जो वेक्टर है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और यह वेक्टर जेड एक्सिस के साथ ऐसा 3D एंगल दिख रहा है तुमको, हवा में उड़ रहा है वेक्टर जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो बच्चों इस वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में लिख दे, जिस तुम्हें पता है ना जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल चिपका के बनाता है, हम उधर कॉस वाला रेशो लेते हैं। तो अगर अल्फा एंगल चिपका हुआ बना है एक्स के साथ में, तो हम इस वी वेक्टर को लिखेंगे वी कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी कॉस बीटा जे कैप प्लस वी कॉस गामा के कैप। और अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन कोसाइन की मदद से, तो हम वी कैप को डिवाइड कर देंगे ऐसे, अगेन वी कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी कॉस बीटा जे कैप प्लस वी कॉस गामा के कैप, और इसको हम डिवाइड कर देंगे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा से। अब यहाँ से 9वीं के बहुत सारे बच्चों की वाट लगनी चालू हो चुकी है ऑलरेडी। तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप अपॉन रूट में समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है ऐसा। अब ये, सॉरी, ये वी कैप है। तो ये अभी वो मास्टर ऐसी भाषा में बोलेगा, मैंने तो तब भी सिंपल से सिंपल भाषा में बोला, तो बहुत सारी चीजें उड़नी चालू हो गई ना। तो तुमको अलग अलग मास्टर लोगों की आदत रहनी चाहिए, तुमको हमेशा ऐसे ही मास्टर नहीं मिलेगा। इसलिए वो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम अभी भूमि मुद्दा को होता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स ही लवकर जाता नहीं, क्वेश्चन बनते नहीं जल्दी। मैं उसको बहुत बोलता था, भूमि की गलती, भूमि मेरे को पूछती रहती थी मेरा घर पे फास्ट होता है, इधर बहुत टाइम पास करते बच्चे,
तो बोलता था कि भाई तू जिधर जाएगी उधर अलग स्पीड रहेगी, सब तेरे हिसाब से नहीं रहेगा, तेरे में टेम्परामेंट ही डेवलप नहीं होगा। तू एकदम परेशान हो जाएगी मैच में, तेरे हाथ से मैच निकल रही है तो तेरे को धोनी के जैसा शांत रहना अगर सीखना है तो चार जनों में बैठो। ठीक है। तुम किधर सप्ते में जाओ, सप्ते में चटाया खत्म हो गई, दाल बट्टी पूरे से नीचे बैठने को बोल दिया मिट्टी पर तुमको झिझक आ रही है बैठने में, तो नहीं चलता भैया। दुनिया तुम्हारे इस हिसाब से नहीं चलती। ठीक है, बैठ जाने का, दाल बट्टी मिल रही, सब्जेक्ट पे फोकस बस आईआईटी जेई पे रखने का, दाल बट्टी पे रखने का, किधर बैठने को मिल रहा, बेंच पे बैठने को मिल रहा, नीचे बैठने को मिल रहा है ना, बाकी के बच्चे बहुत फास्ट है नहीं है उस पर ध्यान नहीं रखना। अपना अपना ध्यान देना, खुद पे ध्यान देना। समझ आया थोड़ा ब्रीफ? ज्यादा भाषण लम गया, 1 मिनट से ज्यादा लम गया। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ये एग्जांपल हो क्या, किधर थे पे अपन? हाँ, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के कारण बहुत सारा रचंड हो गया। अभी अपन आगे चलते भैया। इतनी इतनी एक वर्कशीट खत्म करके 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स ग्रेविटेशनल? और भाई भाई, हाँ, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स बरोबर। कभी भी नदियाँ जो है पहाड़ों से शुरू होती है और फिर ओशन की तरफ आती है, और तुम्हें सुना होगा ओशन हमेशा खोल रहता है। तो ग्रेविटी ही है जो नेचुरली सबको खींच के लाया करती है, फ्रिक्शन नहीं है। गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन और मस्कुलर और नॉन कांटेक्ट का ग्रेविटेशन। चिकनी चिकनी सतह पर अगर उसने कोई स्पीड एक्वायर कर ली तो वो उसी रफ्तार से चलती चली जाएगी अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो। डज फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन? यस। जब ये बोल रहा है फोर्स तो वो मान के चल रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स। यस, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। जहाँ कोई चीज की रफ्तार बदलती हुई दिख जाए उधर फोर्स है, उधर फोर्स है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज ड्यू टू विच दे रजिस्ट चेंज इन देयर वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट जैसा चल रहा है वैसे चलन दो, तो कोई बदलने की कोशिश करे तो रजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। है ना? उसमें मैं एक बताना भूल जाता हूँ ना कि पप्पा का हो जाए एक बात, तुम उठते हो लेकिन तुम मम्मी को मन ही मन गुस्सा करते रहते हो, तुझे समझ झाला, तुझे समझ झाला। सुबह उठने का मन नहीं करता है, फिर मम्मी तुमको उठाने की कोशिश करती फिर भी नहीं उठते हो, फिर जब मम्मी पापा के पास जाके बोलती हो आहू त्याला सांगो, तो पापा का हो जाने के बाद तुम जब उठते हो तो मम्मी पे गुस्सा करते रहते हो ना। आज सोने दिया होता तो क्या होता था, 10 20 मिनट तो बोल रहा था, 10 मिनट तो सोने देते थे। ठीक है। तो ये वो कौन सी प्रॉपर्टी जो रजिस्ट करते रहती है चेंज को? इनर्शिया है तुम्हारा, इनर्शिया। विच विच लॉ ऑफ मोशन गैलीलियो इज एसोसिएटेड विथ? फर्स्ट लॉ। रुके वाली चीजें रुके वाली रहती, चलने वाली चीजें चलती रहती, जब तक उनके जिंदगी में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की एंट्री ना हो जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप सो कि मेरे को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं सिखाना पड़ेगा इस बैच को। और 9वीं के बच्चों, वो भी तुमको जो भी थ्योरी पार्ट है ना, फर्स्ट लॉ और इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल, मोमेंटम क्या रहता है, कोलिजन क्या रहता है, वो सब जेआर ट्यूटोरियल वो यूट्यूब की सीरीज होगा। मैं बस अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन पे शिफ्ट कर रहा हूँ बैच को। 10वीं का टारगेट है मेरा कि मेरे को जाने से पहले 10वीं का जेई वालों का 11वीं 12वीं का मैथ्स निपटाना है, हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक्स निपटाना है फिजिक्स में। और केम में शुरू का 2 3 चैप्टर आईयूपीएससी वगैरह के साथ। और 9वीं की जो अपकमिंग बैच है उसका टारगेट एक पहले तुमको होशियार बनाना है, बहुत मंदगोली बैच है। ठीक है। और क्वेश्चन के डिस्कशन से ही आएंगे। चलो, गुड नाइट। उद्या सकाळी क्लास असणार आहे।